गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। यही एनर्जी, यही मुस्कुराहट, इसके साथ हम करते हैं अपने वीक का आगाज। नाजरीन, आज प्रोग्राम का आगाज थोड़ा सा मुख्तलिफ हम करेंगे। यूं तो तरीक़ेकार होता है कि प्रोग्राम के इख्तिताम में कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जो की जाती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल किस्म के लोग हैं और इसी तरह से हम करते हैं। तो जनाब, आज प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की बात से। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पाकिस्तान टेलीविजन, ये प्लेटफॉर्म, ये सेट, ये माहौल, ये टीम, ये लोग, ये साथ बहुत प्यारा रहा। 2021 अगस्त जब हमने ज्वाइन किया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को, यही कोशिश की कि जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन का एक खासा रहा है, जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन कई दहाइयों से आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स पेश करता रहा है, बहुत से हीरे तराशे काम करने वालों को पहचान दी, इस सेट ने, इस माहौल ने बहुत लोगों को बहुत नाम, बहुत इज्जत दी। और ये ख्वाब शायद हर पाकिस्तानी का रहा हो कि कभी वक्त मिले तो वो पाकिस्तान टेलीविजन के साथ मुंसलिक हो सके, काम कर सके। मेरा भी वो ख्वाब एक तरह से पूरा हुआ कि पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ बहुत भरपूर साथ मेरा रहा। अगस्त 2021 से लेकर आज तक बहुत से प्रोग्राम्स की कोशिश की कि बेहतर कर सकें। कहीं पर कामयाबियां समेटी, कहीं पर कोताहियां भी हुई, जिससे हमने सीखा। हम सब सीखते हैं। लेकिन ये सफ़र आज मेरा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ लग ये रहा है कि मुकम्मल सा हो रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में किसी और जानिब हम जाते दिखाई देंगे, किसी और सेट पर, किसी और टेलीविजन न्यूज़ के चैनल के साथ। लेकिन जो ये चैनल है, उसने जितना मुझे प्यार दिया, जितनी मुझे इज्जत दी, मैं यकीन जानिए ज़िंदगी भर मखरूज रहूँगा। मेरी टीम, मेरी बहुत प्यारी टीम, जिसमें मैं नाम उन दो लोगों का पहले लूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारा साथ सबसे पहले दिन से दिया, यानी फरीद और वकास। फिर टीम बदली, आज शफीक सुल्तान साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, सना हमारी प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छा इनके साथ मेरा साथ। और सलमा, और मैंने शुएब को बिल्कुल नहीं भगाया। मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ, इतनी देर से जब से पूरी बात चल रही थी ना, मैं सोच रही थी मैं आखिर पे ये जरूर ऐड करूंगी। मैंने मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, लड़ाई भी नहीं की, बिल्कुल नहीं भगाया मैंने शुएब को। वी हैड ग्रेट केमिस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरी टीम में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। शर्मीन है, जिनसे सबसे ज्यादा मेरी अटैचमेंट है, चूंकि मैं सबसे ज्यादा इन्हिसार शर्मीन पर करता हूँ। व्हेन इट कम्स टू गेस्ट, तो शर्मीन वो बंदी है जिस पर हम कहते हैं कि शर्मीन आप अगर होंगी तो गेस्ट अच्छा होगा, टाइम पर आएगा, शो अच्छा होगा। एंड देन मारिया बहुत प्यारी बहन है हमारी, और आज वो चूंकि तबीयत उनकी ख़राब है, प्रोग्राम में तो मौजूद नहीं, यानी शो आई तो नहीं ऑफिस, लेकिन उनके लिए भी बेस्ट विशेस। इसके अलावा जितने टीम मेंबर्स, मेरे क्रू मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मैं कहूँगा कि मुझे ये पीटीवी बिल्कुल अपने घर जैसा लगा। तो इंशाल्लाह बहुत सी दुआएं समेटने के बाद, इसके लिए मैं जुमला ज़रूर कहता हूँ कि मैंने शायद ज़िंदगी में यही कमाया है, यानी वो नाम और चीज़ें अपनी जगह, मैंने इज्जत अल्हम्दुलिल्लाह कमाई। और यहाँ से मुझे इतना प्यार मिला कि आप, मैंने सुना था सलमा पीटीवी से मुतालिक कि कोई अगर कहे मैं जा रहा हूँ, कहते हैं जाओ, लेकिन मुझे हर शख्स ने रोका। तो मैं मैनेजमेंट, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। अब्दुल्ला बलोच साहब, HCA साहब, ऑनसाई साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स MD साहब, सुहेल साहब, आप सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया, जिसकी वजह से मैं वो कर पाया जो मैं करना चाहता था ऑन माय शो। और शुएब, आपने इतनी तवील तमहीद बांधी, तो टीम के बिहाफ पे, मैनेजमेंट के बिहाफ पे, इदारे के बिहाफ पे मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी तरफ से आपको अलविदाई कलमात कह दूं, क्योंकि आज आपका इस सेट पे आखिरी शो है, लेकिन आगे एक तवील सफर पड़ा है। अल्लाह ताला आपके लिए कामयाबियों के रास्ते खोले, अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां नसीब करे और आने वाला सफर जो है आपका वो मजीद अच्छा साबित हो, क्योंकि ग्रोथ के लिए जाहिर है हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। एक ही तो जिंदगी है, एग्जैक्टली, एक ही जिंदगी है, उसको भरपूर तरीके से खुश खुश रह के गुजारना है। और इस टीम से जो सीखा, जो आपकी केमिस्ट्री रही, जो भी चीजें, जो प्यार मोहब्बत आपको मिला, ये सब आपके फ्यूचर में आपके साथ रहेगा। और हमारी टीम ज़ाहिर है आपको मिस करेगी, मेरे समेत, क्योंकि हम सबकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा हम सुबह सवेरे जो हमारी बातचीत होती है, शो से पहले, शो के बाद, तो टीम की जो एक बॉन्डिंग होती है, एक फैमिली की तरह होती है, क्योंकि हम घर पे जितना टाइम स्पेंड करते हैं ऑफ कोर्स उतना हम अपनी टीम के साथ भी करते हैं। यू विल बी मिस्ड, लेकिन अल्लाह करे कि आपके लिए आने वाला सफ़र बहुत अच्छा रहे, बहुत यादगार रहे, और आपसे बात मुलाकात होती रहेगी टेलीविजन के थ्रू, लाइव भी, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा इंशाल्लाह। एनीवेज, जो कहते हैं ना, सिलसिला यूं ही चलता रहे, सिलसिला चलता रहता है। ये शो पहले भी आपने पसंद किया, इंशाल्लाह ये टीम में थोड़ी चेंजेस के बाद एक नए को एंकर आपके होंगे, तो इंशाल्लाह शो तब भी बहुत अच्छा रहेगा। मेरी नेक तमन्ना पीटीवी के साथ और इस शो के साथ हमेशा रहेंगी। अब करते हैं प्रोग्राम का आगाज उसी एनर्जी के साथ, उसी जज्बे के साथ जैसे हम अपना प्रोग्राम करते हैं। तो जनाब, करते हैं पहले बात मौसम की। सरमा, 2 रोज पहले लगा ये कि मौसम अक्सर बदल गया है, गर्मी आ गई है, ऐसे लगा, लेकिन आज फिर उन्होंने हमें बता दिया, बादल भाई ने, कि भाईजान नहीं,
जैकेट वैकेट आपने पैक नहीं करनी। अभी बारिश हो रही है इस्लामाबाद में, मौसम ठंडा है और पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। रात को मरी में भी बर्फबारी हुई है, तो ऐसे में एहतियात कीजिए। आज जब मेरी बेटी को मैं स्कूल ड्रॉप करने जा रहा हूं, मुझे कहती बाबा विंटर्स तो हैं बट लग नहीं रहा विंटर्स हैं, क्योंकि थोड़ी सी ठंड में कमी जरूर हुई और है। मेरी भी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं शेब, क्योंकि ठंड काफी कम हो गई है। अभी सर्दी का वो एहसास नहीं है जो 2 रोज पहले तक था, जब तक तेज वाली धूप नहीं निकली थी। अभी बारिश है लेकिन खुशगवार सा मौसम है। जैसे कभी गर्मियों में बारिश होती है तो आप अच्छा सा फील करते हैं, कभी आप कमरे के अंदर जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, ठंडी हवा में सांस लेके आपको अच्छा फील हो रहा होता है। आप जो कुदरत की तरफ से आप ताज़ा हवा को इनहेल करते हैं ना, तो जो आपको एक अच्छा सा एहसास होता है, आपके लंग्स क्लीन होते हैं, आपकी सांस बहाल होती है, तो वो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। इस मौसम में चाय शाय पिए। और मरी का जैसे आपने जिक्र किया, अब ये नहीं कि आप सारे मरी चल पड़े, भाई 4 दिन मरी को भी सांस आने दें, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन चलें, जो भी प्लान करें उसमें आप ये ज़रूर सोचें कि जब बच्चे अगर साथ जा रहे हैं या बुजुर्ग साथ जा रहे हैं तो एहतियात के साथ जाएं। ऐसी किसी जगह का रुख ना करें जहां आपको खतरा हो या खदशा हो कि आप फंस सकते हैं या कोई मसला हो सकता है। चलें, ये तो बात मौसम की है। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ हमने सेलेक्ट किया आज आपके लिए प्रोग्राम में कि कहाँ पर क्या हो रहा है। कुछ दिलचस्प सी खबरें हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मैक्सिको का, जहां मर्सिडीज ने अपने इंटेलिजेंट लाइट सिस्टम की तशहीर के लिए 2 मुनफरिद जो है ना कैंपेन्स डिज़ाइन की हैं कि सड़क पर 60% ज़्यादा देखने की सलाहियत कैसे है इन लाइट्स की। इश्तिहारात में रात के वक्त सड़क के बीचों बीच खड़ी एक गाय और एक हिरन, इनको आप देख सकते हैं। उनके पीछे मर्सिडीज की हेडलाइट्स इतनी रोशन है कि वो जानवरों के अंदरूनी हिस्से का भी एक्सरे विजन दिखा रही हैं। तो देखिए कितनी जबरदस्त ये टेक्नोलॉजी है जिसको वो इस्तेमाल करें। और इश्तिहारात के लिए ये उन्होंने तरीका यूज किया। शुएब, ये वाला ये कैंपेन ना मैंने भी देखी कि आर पार देखा जा सकता है, लेकिन मैं चूंकि मुतासरीन में से हूँ तो मैं जरूर बोलना चाहती हूँ कि जो मर्सिडीज बेंज की लाइट्स हैं, ये सिर्फ मैक्सिको में नहीं है, पाकिस्तान में भी बड़ा तंग करती है। जब आप रोड पे जा रहे होते हैं, आपका बैक मिरर और साइड मिरर इतने इरिटेटिंग हो जाते हैं कि आपको सामने ट्रैफिक नहीं नजर आ रही होती, पीछे से आती गाड़ियों की लाइट इतनी शार्प होती है कि आप सामने कुछ नहीं देख सकते। समटाइम्स आपको बैक मिरर को बेंड करना पड़ जाता है ताकि आपकी आंखों में लाइट रिफ्लेक्ट ना करे। तो गाड़ियों की कंपनियों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई लोगों को अजियत ना दें, सहूलत दें। या ये कह सकते हैं कि सलमा के समटाइम्स जरा आपको हाई बीम चाहिए, तो ड्राइवर की बहुत जिम्मेदारी होती है कि जिस वक्त आपको लगता है यार आगे वाला शख्स मुतासिर हो सकता है, उसकी ड्राइविंग डिस्टर्ब होगी, तो आप इसके हिसाब से अपनी बिल्कुल, लेकिन उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है उसके डिजाइन में भी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए कि वो डायरेक्ट आगे वाली गाड़ी की आंखों में ना जाए, ये सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। अगर वो गाड़ी आपसे बहुत भी पीछे है तो वो बहुत शार्प लाइट होती है, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। तो मेरा ख्याल है इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए मर्सिडीज बेंज को, पाकिस्तान में भी, मेक्सिको में भी, और जहां जहां पे गाड़ियां चल रही हैं एवरीवेयर। अब जनाब चलते हैं पुर्तगाल। मेक्सिको से तो हम होके पाकिस्तान आ गए, अब विजल गाते हैं पुर्तगाल का। वहां पे खबर है एक कुत्ते से रिलेटेड जिसकी एवरेज उम्र जो है, मुझे नहीं पता कि एवरेज उम्र एक कुत्ते की कितनी होती है, एक पपी की उम्र कितनी होती है। 10-12 साल ही होती है। 10-12 साल होती है, लेकिन एक कुत्ते ने रिकॉर्ड बना दिया है बड़ी तवील उम्र का। उसकी उम्र जनाब 30 साल 269 दिन हो गई है और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर लिया गया है। ये वस्ती पुर्तगाल के एक छोटे से गांव में ये कुत्ता पैदा हुआ था और अभी ये दुनिया का मुअम्मर तरीन कुत्ता है, यानी पूरी दुनिया में कहीं पे भी 30 साल से ज्यादा उम्र का कुत्ता नहीं पाया जाता। ये तकरीबन 31 साल का होने वाला है। आई होप कि ये मजीद कुछ साल लेट्स सी कि कितनी जिंदगी इसकी लिखी हुई है। स्टिल वेरी एक्टिव, वेरी एक्टिव। ये बूढ़ा नहीं हुआ वैसे ना, जैसे इंसान बूढ़े हो जाते हैं। इसने स्ट्रेस नहीं लिया होगा। नहीं, स्ट्रेस तो इसकी जिंदगी में भी होगा कि पता नहीं मेरी पसंद का फूड मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ी परेशानी तो होती है ना। क्या तो मालिकों ने ख्याल इतना रखा हो उसका? नहीं, जितना भी ख्याल रखा होगा लेकिन कुत्ता वॉक ज्यादा करता होगा, मुझे ये लगता है, इसलिए पॉसिबिलिटी है वो अपनी फिटनेस का ध्यान रखता होगा। फिटनेस का ध्यान रखता होगा, हो सकता है योगा भी करता हो, यू नेवर नो। चले, अच्छा ये तो बात हमने की पुर्तगाल के इस मुअम्मर तरीन कुत्ते से मुतालिक, लेकिन कुछ और जानवर हैं, कुछ और परिंदे हैं जो अब दुनिया में यूं तो नहीं रहे लेकिन वो दुनिया में वापस आ सकते हैं। इसकी इंसान कोशिश कर रहा है। जनाब एक कंपनी है, उन्होंने एक डोडो नामी मादूम शुदा परिंदा है और इस सफ़र हस्ती से मिट जाने वाला बालों वाला एक हाथी है। इनको क्लोनिंग के जरिए दोबारा जिंदा करने की ठानी है और अब तक $150 मिलियन की रकम भी जमा कर ली है। क्लोसिल बायोसाइंस नामी कंपनी है, जिनियाती शोबा इन्होंने बनाया है जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी के बल पर दोनों जो ये जानवर हैं, इन्हें एक जानवर एक परिंदा, इसको सफ़ा हस्ती पर लाने की कोशिश की जा रही है। और डोडो नामी परिंदा जिसे इंसान ने शिकार करके सफ़ा हस्ती से मिटाया था और आखिरी डोडो 1681 में मॉरिशस के जजीरे पर इंसानों के हाथों मारा गया था। अगर हम बात
करें उस हाथी की, उससे मुताबिक इतनी डिटेल्स हमारे साथ नहीं शेयर की गई, सामने नहीं है डिटेल्स उसकी, बट वो कोशिश करें कि क्लोनिंग के जरिए उनको दोबारा जिंदा करें। जबरदस्त। और मॉरिशस वैसे बड़ा खूबसूरत नाम है, Yes. मेरा दिल करता है कभी विजिट करना चाहिए। कैसा मुल्क होगा, कैसे वहाँ के लोग होंगे, कैसा कल्चर होगा। पाकिस्तान के कल्चर में तो बहुत सी खूबसूरत चीज़ें हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है दूसरे मुल्कों की भी कभी कभी सकाफत देखने को दिल करता है। एनीवेज, अपने मुल्क की सकाफत की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ पंजाब में एक बड़ा कल्चर है, बड़ा खूबसूरत कल्चर जिसको कहें, वो है घोड़ा डांस का। और ये आपको बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जो घोड़े पालते भी हैं, मुख्तलिफ नस्ल के घोड़े। एक डांस करने वाला बड़ा खूबसूरत घोड़ा होता है, एक होता है जो सिर्फ देखने में बड़ा अच्छा होता है, एक होते हैं जिसपे सवारी करने एक बड़े छोटे छोटे से हाँ, टेडी नस्ल के पोनी घोड़े भी घोड़े, होते हैं। पोनी नाम होता है उसका, और वो वाइट कलर में हो तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, और अगर जेट ब्लैक हो तो और भी खूबसूरत लगता है। तो अल्लाह ताला की इन खूबसूरत मखलूक़ात को इंसान ने हमेशा अपने मकासद के लिए किसी न किसी तरह यूज़ किया। तो घोड़ों की बात करते हैं तो इनका सबसे अच्छा फीचर जो फेवरेट होता है हमारा, वो होता है डांस का। अब उसके लिए ज़ाहिर है उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो ननकाना साहब लेके चलते हैं अपने व्यूअर्स को। जावेद माविया ने एक रिपोर्ट बनाई है घोड़ा डांस के ऊपर, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ननकाना साहब के इलाका जंगल लाल में 2 रोज तक जारी रहने वाले घोड़ा डांस के मुकाबलों में चारों सूबों और आजाद कश्मीर से 100 से ज्यादा घोड़ों ने हिस्सा लिया। मुनफरद अंदाज में सजाए गए घोड़ों ने ढोल की ताप और इलाकाई गानों की दोनों पर खूबसूरत रक्स पेश करके समा बांध दिया। दूर दराज से लक्षायकीन अपने घोड़े लेके आए हुए हैं जहाँ पे, और हम उन्हें यहाँ पे रिहाइश भी दे रहे हैं, खाना भी दे रहे हैं। पंजाब की ये फितरत है, ये मेले हम लोगों के चेहरों पे खुशियां लाते हैं। ननकाना साहब और शेखपुरा समेत मुख्तलिफ अजला से हजारों अफराद ने घोड़ा डांस के इन मुकाबलों को देखा और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले घोड़ा मालकान की खूब हौसला अफजाई की। ये खुशियाँ चेहरे पे, ये बयान से बाहर है। देखिए, इंसानों से प्यार तो है, ये जानवरों से प्यार का दर्द भी है। ये एक छोटी सी काविश है नौजवानों को दोबारा ग्राउंड की तरफ रागब करने के लिए। पंजाब का कल्चर है जिहड़ा उजागर करना चाहिए है। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, एंटरटेनमेंट ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ और एंजॉय करते हैं। घोड़ा मालकान का कहना है कि घोड़े पालना और रक्स की तरबियत देना बहुत मुश्किल और महंगा मशगला है। ताहम शौक की खातर वो सारा साल घोड़ों को पालते और उन्हें रक्स की तरबियत देते हैं ताकि वो इन मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। 4-5 बंदे रखी दे ने, फिर इन्हां दी चारा बीजी दा, ठीक है ना, किल्लियां दे किल्ले फसलां खा जांदे ने। इन मुकाबलों में आजाद कश्मीर के घोड़े कौसे कजा ने पहली और ननकाना साहब के काला बादल ने दूसरी पोजीशन हासिल की। घोड़ा डांस का ये मुकाबले इलाके की बड़ी सकाफती सरगर्मी है जिसका लोग सारा साल इंतजार करते हैं। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के लिए ननकाना साहब से जावेद अहमद मुआविया। चलें जी, तो घोड़ा डांस की बात हमने की, अब आपको लेकर चलते हैं क्वेटा और वहां पर जो दिफाई मैच हुआ पीएसएल का उसका जिक्र करते हैं। नुमाइशी मैच था जिसके लिए क्वेटा भर में स्क्रीन्स लगाई गई। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, लेकिन जो एक खबर सबसे ज्यादा सामने आई वो थी जी इफ्तिखार के हाथों 6 छक्के पड़े हैं वहाब रियाज को, और वहाब रियाज भी कहते हैं कि यार 6 छक्के एक ओवर में ये खाना बड़े हौसले की बात है। ये तो चले हमने बात की, लेकिन क्वेटा में कितना जबरदस्त फेस्टिविटी है पीएसएल के इस दिफाई मैच की जब हम बात करते हैं। वकार अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, मिलकर देखते हैं। बहुत शुक्रिया जिंदाबाद। बलूचिस्तान में क्रिकेट की वापसी का बड़ा दिन। ग्राउंड में तो सिर्फ 14,000 खुशनसीबों ने मैच देखा, लेकिन जो क्रिकेट फैंस टिकट्स के हुसूल में कामयाब न हुए, एक एक बॉल और एक एक मूव देखने के लिए बड़ी स्क्रीन तक पहुंचे। अस्करी पार्क, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अलावा अलहमदार रोड और ब्रूरी रोड पर भी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई थी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड में नहीं जा सका, लिहाजा मैं इधर स्क्रीन पे आके मैच देख रहा हूँ। स्टेडियम बिल्कुल भर चुका है और गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई है और मुख्तलिफ मुकामों पे स्क्रीन्स लगाए। हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार है। पीएसएल 8 एडिशन कितना कामयाब होगा, कोयटा नुमाइशी मैच के टिकट्स की रिकॉर्ड फरोख्त से वाज़ेह है। 14,000 टिकट्स सिर्फ 2 रोज में ही सेल हो गए। वकार अहमद, पीटीवी न्यूज़, कोयटा। जनाब, ये तो हो गई तैयारियों से रिलेटेड रिपोर्ट। अब इतनी फेस्टिविटी थी, 8 टीमें, बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, भरपूर तैयारियां हो रही हैं। तो मेगा इवेंट से पहले क्वेटा में पीएसएल की 2 बड़ी टीमों के दरमियान भी एक मैच हुआ है, क्योंकि ये सारे चीज़ें जो आपने देखी, ये कल्चर वगैरह जो आपने देखा, इसके साथ साथ मैच भी चल रहा था। तो जनाब, नुमाइशी मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को
3 रन से हरा दिए। 3 रन का डिफरेंस बड़ा थोड़ा सा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो जाता है। तो नमूद मुस्लिम ने एक रिपोर्ट तैयार किया, आपको दिखाते हैं। पुल शॉट खेलना चाहते थे, आउट हो जाएंगे। उठाकर खेल दिया। एक बार फिर मौका है, कवर के फील्डर खुद को तैयार कर रहे हैं, गेंद बहुत देर तक। नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद ने जारहाना इनिंग्स खेली। उन्होंने 50 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 94 रन बनाए। आखिरी ओवर में इफ्तिखार अहमद ने वहाब रियाज को लगातार 6 छक्के मारे। एंगल चेंज किया, राउंड द विकेट आया, लेकिन इफ्तिखार के वहाब एक और हवा में बॉल, और 6 छक्के 6 छक्के देखने का। जवाब में पेशावर ज़ल्बी की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 181 रन बना सकी। मोहम्मद हारिस ने 53, शाहिद आफरीदी ने 25 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। दानिश अजीज और बेहतरीन बॉलिंग है ये, कमाल का यॉर्कर लेंथ, यही हम एक्सपेक्ट करते थे नसीम शाह से। यहाँ पे अपनी टीम को इफ्तिखार अहमद मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने वाले सनसनीखेज मुकाबले को बुगटी स्टेडियम में तमाशाइयों ने बड़ी तादाद में देखा। स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ था। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। चलें जी, पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वजीर, इनसे मुतालिक हम जिक्र कर रहे थे। अब जरा बढ़ते हैं आगे और हम बात करते हैं स्टेज की, हम बात करते हैं थिएटर की, हम बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स की। अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ ड्रामा 14.5 अगस्त कराची में भी भरपूर पजीराई मिली, इस्लामाबाद में भी भरपूर पजीराई मिली और अब आई थिंक वो जाएगा लाहौर। लेकिन इस्लामाबाद में जितनी उसने कामयाबी समेटी, हम उसकी बात भी करते हैं। और ये ड्रामे का प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं और जो कैरेक्टर्स की तैयारी है, जो कैसे अपने आप को मेकअप के थ्रू और एक्टिंग के थ्रू, अपने स्किल्स के थ्रू उस स्पेसिफिक कैरेक्टर में ढालते हैं। इसमें गांधी भी नज़र आएगा आपको और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी नज़र आएंगे आपको। 14.5 अगस्त ज़बरदस्त ये ड्रामा। मारिया हमारी टीम मेंबर जो कि गई थी और रिपोर्ट बना के आई हैं उस पर, तो मिलकर देखते हैं, एंजॉय करते हैं 14.5 अगस्त। अभी हम बैक स्टेज मौजूद हैं जहां पर थिएटर प्ले स्टार्ट होने से पहले मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रहे हैं। कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमाल साहब से पूछते हैं, आप किरदारों को तैयार कर रहे हैं, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? देखिए, ये तो मैं काफ़ी अर्से करते आ रहा हूँ, ये ड्रामा जब से कराची से शुरू हुआ करते आ रहा हूँ। चैलेंजिंग तो ये अब नहीं रहा। बाकी ये है जो इन लोग कभी कभी लेट हो जाते, इधर उधर बहकते रहते हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा सा हो जाते हैं। विंस्टन चर्चिल का किरदार अदा कर रहा हूँ। विंस्टन चर्चिल ऑफ कोर्स 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंग्लैंड के और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और इंग्लैंड को जो आज मॉडर्न डे इंग्लैंड है उनकी पॉलिसीज़ और उनके मेथड पे चला। तो ही इज़ अ मैन हु शुड बी रिस्पेक्टेड, बट ऑफ कोर्स इस प्ले में बिकॉज सब कॉन्टिनेंट की बात आती है तो थोड़ा सा नेगेटिव रोल हो जाता है। पर एट द एंड ऑफ द डे मुझे बड़ी खुशी है कि लीड मिला पहली दफ़ा एक्टिंग करते हुए। इस तरह के थिएटर प्ले, इनकी अहमियत क्या है और कितने फ्रिक्वेंटली ये होते रहने चाहिए? बात यह है कि चूँकि किताबों का रुझान कम हो गया और अल्लाह सलामत रखे अनवर मकसूद साहब को उनकी तहरीरों से हंसते बोलते मुस्कुराते हुए नौजवान नस्ल जो है वो अपनी तारीख से आगाह होती है और माशरे की कुछ बुराइयों को भी निशानदेही की जाती। इस तरह के प्लेज क्या मैसेज हमारी यूथ को देते हैं और आप क्या पैगाम देंगे? भाई यूथ के लिए ये है कि मुझे भी कुछ पता नहीं था कि पाकिस्तान के बारे में या इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कि क्या है। जब स्क्रिप्ट सामने आई है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चला है जो बहुत इंसान को अच्छा सोचने पे मजबूर करती हैं। कितना आप पर प्रेशर है इस करैक्टर को डिलीवर करने? बहुत ज़्यादा प्रेशर है बिकॉज हमारी आवाम के पास एज सच कोई सुपर हीरो नहीं है। यू नो, कायद आज़म साहब ही हैं जो कि एक फादर ऑफ आवर नेशन है और हर किसी को पसंद है, चाहे यंग बच्चा हो या बूढ़े लोग हों। तो मैं और हमारी डायरेक्टर दावर महमूद साहब
रात को 5-5, 6-6 घंटे सिर्फ वो एक तकरीर जो कि 3.5 मिनट की है प्ले के बाद आपको सुनने को नसीब होगी। सिर्फ हम 5-5, 6-6 घंटे बस वो तकरीर दोहराते रहेंगे कि वो लोग कैसे बोलते थे। होपफुली जस्टिस करेंगे, आप स्टेज पे देखिएगा। पाकिस्तान में थिएटर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप बाहर जाएं, अगर आप ब्रॉडवे स्टाइल थिएटर प्लेस देखें तो आपको पता चले कि थिएटर क्या चीज़ है। एक एक्टिंग के लिए ये एक मीडियम है, एक्टर्स के लिए सीखने के लिए। टीवी वगैरह में आप कर लेते हैं, लेकिन लाइव चीज़ का तो अलग ही मज़ा होता है ना। एक लाइव आपका टेक 2 नहीं होता, टेक 3 नहीं होता। यू हैव टू डू इट ऑन स्पॉट। मिस्टर विंस्टन चर्चिल, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं आपको वैसे ही बता दूं कि आजकल बड़े बुरे हाल में हूँ। मेरे जेल सेल में एक खतरी, 2 सऊदी, 17 हिंदुस्तानी, 8 काले और 12 पठान है। पहला प्ले है, पहला थिएटर है, तो आई थिंक आई वाज जस्ट रियली लकी, रियली ब्लेस्ड, बिकॉज अनवर साहब का नाम ही इतने मायने रखता है। आप अपने आप को किसी चीज़ से रिलेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। वो स्टैंडर्ड्स आपको तारीख से मिलते हैं और इसमें आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप वो एक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं। आप अपने आप को किस कबीले के साथ तारीख में रिलेट करना चाहते हैं, किस किरदार के साथ करना चाहते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है और उसको आप मौजूदा हालात में इस्तेमाल कैसे करेंगे, इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। मैं चली गई तो फिर क्या करोगे? तू चली गई तो मैं रोटी खाना 4 मिनट छोड़ दूंगा। प्ले आपने देखा, कैसा लगा और यंगस्टर्स के लिए इसमें क्या पैगाम? कितनी कुर्बानियाँ दी गई, वो सारी कुर्बानी जो है ना उन्होंने दिखाई हमें। अब हमें आंखें खोल लेनी चाहिए और एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ने के बजाय मिलकर इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करना चाहिए। ये असल पैगाम है उनका। आपने ये प्ले देखा अनवर मकसूद साहब का 14.5 अगस्त, कैसा लगा प्ले? बहुत अच्छा मैसेज था और हमारे बच्चों को कम से कम पता चलना चाहिए पास्ट के साथ एक लिंक डेवलप हुआ है और इस तरह के शोज़ मेरे ख्याल में कॉमनली प्रेजेंटेड होने चाहिए, स्टेज शोज़ भी, और कम से कम हमारे जो टीवी ड्रामाज हैं उसमें भी ये चीज़ होनी चाहिए। 14.5 अगस्त अनवर मकसूद साहब का थिएटर प्ले जिसने आज के पाकिस्तान और भारत की इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मंजरकशी की और हाजरीन को हंसाया, रुलाया और ये सोचने पर मजबूर किया कि कैसे वो पाकिस्तान की फलाह में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मारिया नवाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मारिया नवाज ने हमें सैर करा दी, हमने कुछ देख लिया परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड भी क्या चल रहा है और अनवर मकसूद साहब की राइटिंग्स, उसकी तो मैं वैसे ही फैन हूँ। उनके डायलॉग्स एक जुमला जो वो लिखते हैं वो $1 मिलियन वर्थ होती है उसकी, मतलब एक लफ्ज उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है और इतने खूबसूरत अल्फाज, और फिर अगर अदायगी भी लोग उसी तरीके से करें तो मज़ा आ जाता है। आप समझ लें कि महफिल को 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा जनाब, अब ज़रा परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाद बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में नाम बनाते हैं, गोल्ड मेडल्स हासिल करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यूनिक होता है। हम बात कर रहे हैं 61 साल नौजवान की। अब 61 साल की उम्र में कोई नौजवान कैसे हो सकता है, ये भी एक सवाल है। देखें, उम्र सिर्फ एक नंबर है, एज इज जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। वो कहते हैं ना दिल जवान होना चाहिए, उम्र में क्या रखा है। तो जनाब जिनकी मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद शहजाद की, इनका दिल जवान है और मोहम्मद शहजाद ने क्या किया है, पुर्तगाल में नेशनल इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इंडोर रोइंग चैंपियनशिप की 500 मीटर और 2000 मीटर रेसेस में गोल्ड मेडल जीते हैं। उन्होंने 60 से 64 बरस तक की मास्टर कैटेगरी में हिस्सा लिया था मोहम्मद शहजाद ने, और 500 मीटर रेस में मोहम्मद शहजाद का वक्त 1 मिनट 33 सेकंड रहा, जबकि 2000 मीटर में मोहम्मद शहजाद का वक्त 7 मिनट 20 सेकंड रहा। इट वॉज अ टफ कॉम्पिटिशन। ब्रिटिश इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2021 में चांदी का तमगा भी अपने नाम कर चुके हैं और इस आलमी और कौमी एजाज़ात जो इन्होंने अपने नाम किए, जिनका मैंने जिक्र किया, इसके अलावा भी कई एजाज़ात उनसे मंसूब हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं कराची से, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक।
अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबसे पहले मुबारकबाद, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस। थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसके लिए कितने अरसे से आप मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे इस चैंपियनशिप के लिए? पहले तो मैं जैसे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा बाहर के मुल्कों में टूर्नामेंट्स में, और उसके बाद छोड़ दिया, बिज़नेस में चला गया। तो उसके बाद काफ़ी मैं अनफिट हो गया था, 110 किलो वज़न हो गया, फिर बीमार रहने लगा। तो फिर ये मैं इंडोर रोइंग इम्पोर्ट की मैंने और इसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू की। तो 2004 से मैं हल्का हल्का लगा हुआ हूँ, आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दोबारा फिट करके। तो 2014 में पहली दफ़ा मैंने नेशनल चैम्पियनशिप कराई थी पाकिस्तान रोइंग फेडरेशन ने, लेकिन शायद मैं उस वक्त नेशनल चैम्पियन बन गया सीनियर कैटेगरी में, तो इसलिए उन्होंने वो करानी शायद बंद कर दी। तो उसमें मैं वहाँ पे नेशनल चैम्पियन बना पाकिस्तान का प्लस सीनियर कैटेगरी में, और उसके बाद फिर मैं इंटरनेशनली चला गया। 2018 से ऑस्ट्रेलिया में खेलता रहा, 19 में खेला, इसी तरह फिर पिछले साल भी, और इस साल भी मौका मिला तो मैं इधर चला गया, इनकी पुर्तगाल की नेशनल इंडोर रोइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया फिर, और वहाँ 2 गोल्ड मेडल जीते। जबरदस्त सर। 61 इयर्स एज, उसके बाद भी माशाल्लाह आप इतने एक्टिव हैं, और जैसे आपने बताया कि वेट काफ़ी बढ़ गया था, आपने उसको भी रिड्यूस किया और ऐसे घूमते फिरते चले गए पुर्तगाल भी, बेटियां भी नाम बना रही हैं। स्टार फैमिली है, इसका कोई खास राज है, सबके इंक्लाइन स्पोर्ट्स की तरफ है? एक्चुअली अगर मेरी देखें तो मैंने इंटर से स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, और पहले मैं बैडमिंटन में गया, और मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मैंने पाकिस्तान के जो तारिक बदूद हैं, जो वर्ल्ड नंबर 2 भी बने, चाइनीज़ नंबर वर्ल्ड को भी मारा, उन्होंने हराया, तो उनके साथ भी मैं कैंप में रहा हूँ। तो वो उस तरीके से चल रहा था, और मेरी लाइफ ही अगर समझते हैं तो फिर हम लोगों ने रोइंग क्लब बनाया। मिसेस यूए कुरैशी थी जर्मन लेडी, जिन्होंने पाकिस्तान में ये रोइंग का जो स्पोर्ट्स है, जो इंटरनेशनल रोइंग है, इसकी बोट्स इम्पोर्ट की, वरना हमें तो पता ही नहीं था। हम तो पंजाब की यूनिवर्सिटी के अंदर वो पुरानी बोट, चौड़ी चौड़ी बोटों के अंदर रो करते थे और समझते थे रोइंग यही है। तो लेकिन उन्होंने वो इंटरनेशनल इवेंट हमें ला कर दिया, और उसकी वजह से फिर हमने क्लब बनाया। तो एक ऐसी मैनेजमेंट, एक ऐसा मौका मिला जिसके अंदर मैं चलता रहा, और यही मैं समझता हूँ कि इसी ने बाद में आके बिज़नेस में भी मुझे कामयाब होने में मदद दी, ताकि एक मैनेजमेंट स्किल्स आ गई थी। वहाँ पे हम मैडम के साथ काम करते रहे, और उसमें फिर इंटरनेशनल इवेंट में भी पार्टिसिपेट किया, एशियन गेम्स में भी लड़के भेजे हमने, और काफ़ी फिर रोइंग ने प्रॉस्पेस किया पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल ठीक सर। फैमिली का जो माहौल है वो बहुत मैटर करता है, और आपकी तो माशाल्लाह फैमिली में आप तो ज़रा मैं रुकूंगा रोल मॉडल, और आपके बच्चे भी जिस तरह माशाल्लाह नाम कमाते आए, माहूर भी, राबिया भी। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी ये पूरे घर का माहौल क्या है, रूटीन क्या होती है, हाउ डू यू स्टार्ट योर डे, और कैसे पूरा का पूरा घर इतना सुपर फिट है माशाल्लाह? जी, वो बस लगता यही है कि हम एज ए नेशन एक बहुत अच्छी और बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, और जिसको मौका मिलता है, और बहुत सारे टैलेंट है, जैसे माहूर को देख ले, रबिया को देख ले, इनके अंदर टैलेंट तो मौजूद था ना, क्योंकि हम इनको फैसिलिटीज़ तो दे सकते हैं, मौके तो दे सकते हैं, लेकिन अंदर से परफॉर्म वही करता है जिसका अपना टैलेंट हो, जो इसका अपना इंटरेस्ट हो, जो अपना पूरा 100% एफर्ट्स लगा सके, उससे भी ज़्यादा। तो ये माहूर और रबिया का ही था टैलेंट जो निकल कर सामने आया। सिर्फ हमारी तो बात ये कि हमने वो एक्सपोजर दिया और वो दिया, और इस तरह से जो मुझे भी घर से सपोर्ट मिली, या मेरी मदर से सपोर्ट मिली, जिन्होंने मुझे हमेशा साथ दिया, और जिसको मैं आज देखता हूँ अगर पलट के, तो एक वो बेहतरीन जो आप कहें ना कि डाइट्रिशन थी, कि उनको पता था कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और बहुत सारे आइटम्स होते थे जो उनके लिस्ट में होते थे। कभी वो मिल्क शेक बना रही हैं तो बादाम का बना दे रही हैं, कभी उसमें कोई और सेब डाल के बना दे रही है, मतलब वैरायटी बहुत ही, बहुत कुछ उन्होंने ना वैरायटी दी हमें ना। सर ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है खाने पीने से रिलेटेड। जो लोग आपको देख रहे हैं ज़ाहिर है इंस्पिरेशन भी है आप उनके लिए, कि इस एज में माशाल्लाह इतने सुपर फिट हैं आप। खाते क्या है, अब क्या रूटीन है, दिन का आगाज कैसे करते हैं, और आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए, चैंपियनशिप्स के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं? खाना जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किया वो यही है कि आप जिस तरह की एक्टिविटीज़ रखेंगे तो बॉडी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है हमारी, तो उसी हिसाब से वो खाना खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगी। जैसे किसी ज़माने में मैं रोटी ज़्यादा खा रहा था, बोटी कुछ कम खा रहा था, तो आजकल माशाल्लाह मैं समझता हूँ मेरी फिटनेस थोड़ी इम्प्रूव हुई है, क्योंकि एज के साथ साथ मेरा टाइम कम होने के बजाय मैं टाइम इम्प्रूव कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं पहले 2018-2019 में
134 किया कर रहा था, तो अब मैं 130, लास्ट टाइम मैंने 132 भी किया है। इस दफ़ा मेरा 1 सेकंड स्लो लिया है और अगली कंपटीशन में इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी 130 को ब्रेक करूं, जिसके अंदर के हम अभी वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद हांगकांग में भी है, जो कि एशियन कंपटीशन समझे होता है, क्योंकि ये कंपटीशन बहुत कम इंडिया पाकिस्तान में इतने वो एजेस वाले नहीं कर रहे, सिर्फ हांगकांग कम्पीट कर रहा है चाइना को भी छोड़ के, तो उधर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसी तरह से आजकल की जो डाइट चल रही है वो यही चल रही है कि जैसे मैं अब 2 एग सुबह ले लेता हूँ, दलिया ले लेता हूँ, दोपहर के अंदर जो है ना दाल भी अच्छी है प्रोटीन के लिए वो लेता हूँ, साथ में मीट वगैरह और थोड़ी सी रोटी, और इसी तरह से फिर शाम में जो है मैं लस्सी शस्सी को पी लेता हूँ ताकि उसमें एक बिल्ड आ जाए, ताकि शाम में आके रात में 7-8 बजे मेरी ट्रेनिंग हो सके, और उसके बाद रात में फिर वही डाइट अपना लेके वही मीट और वही दाल, और रात में फिर यही दूध शूध वगैरह पी के लस्सी शस्सी। तो इस तरीके से ये जो है ना दिन मुकम्मल हो जाता है। ज़बरदस्त। और सर ये तो आपकी रूटीन है, और आज आपने वालिदा का भी जिक्र किया, तो ये ज़ाहिर है मैं कहूँगा ना कि फिर ख़ानदान में एक रवायात चलती आती है ना कि क्या रूटीन होनी चाहिए खाने पीने की, उठने जागने की, ये जनरल रूटीन, और वही फिर हमें आगे आने वाली नस्ल में नज़र भी आती है। तो ऐसा भी होता है सर कि आपका भी दिल चाहता हो कि मैं कोई ऐसी चीज़ खाऊँ जो कि आपको पता भी है कि नहीं ये डाइट से ना मुतसादिम है, बट दिल भी कर रहे हैं, और सेम गोज़ विद द किड्स, माहूर भी, रबिया भी, उनका दिल चाह रहा हो कि आज हम फास्ट फूड खा लेना, आपके नहीं 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 बेटा बिल्कुल नहीं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कभी भी रिस्ट्रिक्शन हमारे घर में नहीं रही, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप जिस तरह की ट्रेनिंग करते हो उस तरह की बॉडी खुद ब खुद डाइट मांगती है। कभी वो शुगर भी खा रहा होता है कोई, क्योंकि उसको अंदर शुगर की कोई कमी हो गई है, तो इसलिए जो दिल चाहता है वो खा सकता है आदमी, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये कि वो अपनी बॉडी को एक्सर्ट अच्छी तरीके से कर दे। जब वो एक्सर्ट करेगा तो वो फिर बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी चाहे खाए, क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स वो नहीं है कि जैसे बॉडी बिल्डर है उसने अपनी बॉडी दिखानी है, मसल निकालने हैं, तो उसने लाइफ में से शुगर को गायब करना है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की समझे देन है हमारे पास कि भाई फजल है कि हम जो चाहे खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, अभी प्रोग्राम जब हम सेगमेंट स्टार्ट कर रहे थे तो मैंने आपके अभी जो रीसेंट 2 गोल्ड मेडल्स हैं उनका जिक्र किया। मैं उससे पहले भी आपको मेडल्स मिल चुके हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ी सी आप अपनी जर्नी बताएंगे। इससे पहले कब कब आपने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, कब कब आपको इनाम मिले, और उससे फिर कितनी मोटिवेशन मिली इस लेवल तक पहुँचने के लिए? आज जैसे मैंने बताया कि 2014 में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप जीती थी सीनियर इवेंट की। उसके बाद मैं यूएसए चला गया, तो उधर मैंने 3 जगहों पे compete किया, उनकी 3 डिफरेंट स्टेट्स में, और उधर भी मैंने किसी जगह गोल्ड और किसी जगह सिल्वर और किसी जगह ब्राउन्ज जीता। और इसी तरह फिर मेरे वहाँ से क्योंकि कंपटीशन मुझे इजी लगा, फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ मैं चला गया। तो 2018 में 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पैन पैसिफिक गेम्स हैं वो मैंने अटेंड किया, और फिर उनकी जो मास्टर्स गेम्स होते हैं, क्योंकि एवरी ईयर वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ना मास्टर्स गेम ज़रूर होते हैं, तो मैं उधर जाता रहा। तो उसके बाद लास्ट ईयर क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादातर जो हमारी कॉम्पिटिशन थी वर्चुअल हुई, तो वो मैंने ब्रिटिश इंडोर रोइंग भी यहीं से खेल के सिल्वर मेडल जीता, एशियन इंडोर रोइंग भी यहीं से खेल के अपने घर से ही तो मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस दफ़ा एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बाहर जाएं, तो फिर मैं यहाँ चला गया, यहाँ से भी अल्लाह का शुक्र 2 गोल्ड मेडल जीता है। आगे मेरा प्लान है, अभी इस महीने के एंड में वर्चुअल है वर्ल्ड इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप, उसमें मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, और पूरे एशिया में से अपने इवेंट में दोनों इवेंट में 500 और 2000 मीटर में फर्स्ट आया हूँ, तो इसको हम एशियन चैम्पियन भी कह सकते हैं। तो अब मैं उसके हिसाब से इंडोर रोइंग में पार्टिसिपेट करूँगा वर्ल्ड में। इसके बाद मार्च के एंड में मेरा प्लान है हांगकांग में जाने का, जो जैसे मैंने कहा कि वो एशियन रोइंग कंपटीशन ही समझिए, एशियन रोइंग चैम्पियनशिप समझिए इंडोर, उसमें मेरा टारगेट कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह तौफीक दे कि वहाँ मैं उनका रिकॉर्ड जो किसी ने जो भी कोई 8 या 10 साल पहले या 2 साल पहले बनाया हुआ है उसको भी ब्रेक करूँ, और पाकिस्तान का और अपना नाम उनकी रिकॉर्ड लिस्ट में लाऊँ इंशाअल्लाह। और सर जब हम फिटनेस की बात करते हैं और किसी भी इंटरनेशनल इवेंट पर जाकर जब आप बाकी कॉम्पिटिटर से मिलते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी फ़िटनेस लेवल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, एंड्योरेंस क्या है। तो मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स से मिलने के बाद व्हाट डू यू थिंक, कहाँ के एथलीट्स, कहाँ के लोग आपको ज़्यादा फिट लगते हैं कि ये ज़्यादा इनकी रूटीन बेहतर है और वो थोड़ी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? आपकी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बट एट लार्जर पिक्चर पाकिस्तान में तो हम देखते हैं ना कि एट दिस एज नहीं इतनी फिटनेस होती।
जी, जब बाहर गया हूँ तो यूरोप बहुत ज़्यादा फिट है। यूरोप के अंदर सिर्फ उनकी ट्रेनिंग के अलावा जो उनका वेदर है, जो उनकी डाइट है, वो सारा कुछ नेचुरल चीज़ों पे वापस आ गए हैं। वो सब चीज़ अब प्योर खाना चाहते हैं, वो प्योर डिलीवरीज होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फिट है। और अगर हम उनका टाइम देखें मेरे इवेंट में, तो उन्होंने जैसे 122 पे जो यूरोप का चैम्पियन बनता है, ये तो मैंने एक कंट्री में जाकर खेला पुर्तगाल में। अगर हम यूरोपियन की बात करें तो वहाँ पे तो 122 के अंदर जो है ना वो चैम्पियन बनता है। तो हमारा जो पाकिस्तान का भी जो चैम्पियन है वो भी मुश्किल से 122 पे ही बनता है, जो कि यंग होगा बिल्कुल और सब कुछ होगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है यूरोप। और डेफिनेटली वहाँ जाकर इस दफ़ा जैसे मैं गया हूँ तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है, काफ़ी अपनी फ़िज़ीक उनकी फ़िज़ीक को चेक किया है और उसी हिसाब से अपनी एंड्योरेंस उनकी एंड्योरेंस को देखा है। तो इस हिसाब से लगा कि चलो फ़िज़िक्स तो मेरी ठीक है, उनसे थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन एंड्योरेंस में और काफ़ी इम्प्रूवमेंट मौजूद है, जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि बढ़ती उम्र के बावजूद टाइम गिरने के बजाय इंशाल्लाह मैं इसको इम्प्रूव करूँगा। सही। यूरोप आपने कहा शहजाद साहब के वहाँ के लोग आपको ज़्यादा फिट लगे। मेरा ख्याल है एक गलती जो हम खाने में कर जाते हैं वो सबसे बड़ी ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं एक टाइम पे और फिर कम गैप के साथ अगला मील भी ले लेते हैं, तो वो ज़रा हमारा जो सिलसिला होता है फिटनेस का वो काफ़ी ख़राब हो जाता है। और यूरोप का लाइफस्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके साथ खाने के पैटर्न्स भी हमसे डिफरेंट है। एनीवेज, आपने जिक्र किया एक ऑनलाइन चैंपियनशिप का जो भी होने जा रहा है, वर्चुअल इवेंट जो होने जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका कंडक्ट किस तरह से होता है। क्या फिजिकली आपके ऊपर कोई इंस्ट्रक्टर या कोई ऐसा बंदा मौजूद होता है जो ऑब्जर्व करता है, या कैसे कंडक्ट किया जाता है इसको? ये एक्चुअली जो वर्चुअल कंपटीशन होता है वो इस तरह से होता है कि हम थ्रू इनका एक सिस्टम है, उसके अंदर जैसे अभी भी हम अगर आपके भी मीडिया के अंदर अगर हम होते हैं तो इस तरह वहाँ पे भी थ्रू कंप्यूटर हमारी मशीन उनके पूरे सिस्टम के अंदर चली जाती है और उधर स्क्रीन पे सारी बोर्डें नज़र आ जाती हैं। दुनिया में से कोई कहीं पे भी हो उसकी बोर्ड नज़र आ रही होती है और उसके बाद हमारी वीडियो भी एट दैट टाइम बन रही होती है और मशीन इटसेल्फ अंदर जो है ना एक अपना नंबर जनरेट करती है, जिससे उनको पता चलता है कि ये वाकई इस टाइम पे ये रो हुई है और वो देख लेते हैं कि हाँ यही आदमी है जिसको हमने पास किया है। क्योंकि रेस शुरू करने से पहले हम अपना तारुफ कराते हैं, उनके नाम बताते हैं, एक अपनी शनाख्त दिखाते हैं उनको कि ये हमारी शनाख्त है, तो उसको देखते हुए फिर वो हमें पास करते हैं और फिर वो देखते हैं कि जो वीडियो है वो ब्रेक नहीं हो, वो कंटिन्यूस वीडियो चले, ताकि ये नहीं हो कि कोई आदमी चेंज हो जाए। तो इस तरीके से फिर वो ओवरऑल कंप्लीट होती है। तो उसके ऊपर डेफिनेटली वहाँ पे लोग बैठे होते हैं जो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं हमारी वीडियोस को। बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया सर। और इसके साथ साथ क्या आपका फोकस रोइंग की तरफ ही है या कोई और कॉम्पिटिशन्स भी आप सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पर भी मैं अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल कर सकता हूँ और इसमें कॉम्पीट कर सकता हूँ? असल में अगर हम इंडोर रोइंग देखें ना इस वक्त, तो ये एक ऐसा कंपटीशन बन गया है जिसमें सिर्फ रोअर्स नहीं हैं, इसमें रग्बी प्लेयर्स भी हैं, इसमें स्टील मैन भी हैं। जो लोग पावर की गेमें खेल रहे हैं उनको बल्कि रोवर से ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि रोवर तो रोइंग बोर्ड कंट्रोल करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो मेरा इंडोर में टाइम है, अगर मैं ये देखूँ तो अगर मैं वर्ल्ड कंपटीशन में जाके रोइंग में हिस्सा लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा चांस है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी मैं इंशाल्लाह उसमें जीतने के चांसेस नज़र आते हैं या कोई मेडल लेने के चांसेस नज़र आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कराची के अंदर मुझे कोई जगह नहीं मिलती जहाँ मैं रो कर सकूँ। तो हमने एक क्लब बनाया था जो खुद वो कहीं टूट गया, दोबारा उसको तोड़ दिया गया। वो हमारी सियासत की नज़र हो के लोगों ने उसकी जो है वो उतनी केयर नहीं कर सके, जो भी बाद में ये रोइंग फेडरेशन इनकी संभाल रहे थे। तो उन्होंने वो क्लब भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रो कर सकूँ। हाँ, यहाँ मेरे जो मरीना क्लब है, अगर इसमें कोई फैसिलिटीज़ अरेंज हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर मुझे बड़ी उम्मीद है कि मैं रोइंग के अंदर भी, मेन रोइंग में भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। सर, आजकल नौजवानों में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा फिटनेस का ट्रेंड है, तो सही है खास पढ़े लिखे तबके में, लेकिन नौजवान ज़्यादातर ऑनलाइन अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से शायद फिटनेस के मसाइल भी रहते हैं। नौजवानों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको क्या करना चाहिए, उनको अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखना चाहिए, उनको फिट कैसे रहना चाहिए?
असल में जैसे मैं बाहर गया हूँ वहाँ मैंने देखा है कि लोगों उनकी गवर्नमेंट का काम ये है कि उन्होंने फैसिलिटीज़ फराम की हुई है। इवन छोटे छोटे गाँव शहरों में भी फैसिलिटीज़ हैं, हर एक को एक मौका मिलता है खेलने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, उसमें एग्जर्ट करने का। हमारे पास ये मौके नहीं है। हमारे पास जितने भी खिलाड़ी निकलते हैं वो अपने ऊपर निकलते हैं, खुद अरेंजमेंट्स करते हैं, उनकी सारी खुद बंदोबस्त होते हैं। तो ये गवर्नमेंट की सपोर्ट जो नहीं है ना, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इस तरीके से हमें यही है कि नौजवानों को यही मैसेज है कि यार ये आपने खुद मौके निकालने हैं। ये जो मैदान विदान बड़े वीरान पड़े हैं, या आपके पास जो भी कोई फैसिलिटीज़ मिल जाती है, आप इसमें जाएं, इसमें एक्सप्लोर करें और इसको निकालें। तो बाकी अगर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि इटालियन एक जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग नेशन है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन है। वरना हम लोग कभी भी इतने बुरे हालात के अंदर कोई जैसे पावर लिफ्टिंग पे या वेट लिफ्टिंग में या जो स्ट्रेंथ गेम है रेसलिंग वगैरह में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि हमें अल्लाह ने ये बेल्ट ऐसी दी है, पाकिस्तान ऐसी जगह पे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में अच्छे हैं। ज़बरदस्त। और इसमें अगर हम सर ख़वातीन की बात करें, उनको प्रमोट करने की बात करें, उनके लिए मौक़ों की बात करें, प्लेटफॉर्म्स का जिक्र करें, तो उसमें भी मैं कहूँगा कि फैमिली का माहौल बहुत मैटर करता है। आपने जिस तरह का सपोर्ट अपनी बेटियों के लिए दिखाया, मैं ज़रूर चाहूँगा कि द फादर्स वर लिसनिंग टू अस कि कितना अहम होता है बेटियों को भी उतने ही मौके फराहम करना जितना हम जनरली मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बेटों को देखते हैं। बिल्कुल। असल में देखा जाए तो औरत भी एक माशरे का हिस्सा है और 50% पार्ट उसी का है, 50% मर्द का है, और दोनों ने साथ चलना है। और औरत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसने आगे अपने बच्चों को भी परवरिश करनी है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वो जॉब भी कर रही हो या कुछ भी बिजनेस कर रही हो, लेकिन वापस आके घर में बच्चों को फिर उसकी ज़्यादा, तो मुझे तो ये नज़र आता है कि औरत ज़्यादा मेहनती है, जो जिसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो अगर औरत ही अच्छी ट्रेंड होगी, पढ़ाई में अच्छी होगी, खेल में अच्छी होगी, तो वो आगे उस तरह बच्चों को भी ट्रेन करेगी। और इस तरीके से एक औरत के इन्वॉल्व होने से ही एक पूरी नेशन को हमें तब्दील करने में मैं समझता हूँ बड़ी मदद मिलेगी। तो औरतों को भी बहुत आगे आना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट। शहजाद साहब, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, जस्ट जनरल क्वेश्चन, क्योंकि इंडोर रोइंग में क्या होता है कि अपर बॉडी मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए होती है। क्या आप अपनी स्ट्रेंथ के लिए कुछ और एक्सरसाइजेस भी करते हैं रूटीन में, या सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जो एक्सरसाइज भी है इटसेल्फ और काइंड ऑफ स्पोर्ट्स भी है? अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर दूं कि जो ज़्यादा बॉडी लोड है वो लेग्स ही चाहिए इंडोर रोइंग में भी, क्योंकि जितनी ज़्यादा खींचना है और जितना पुल देना है, वो 70% लोड जो है ना वो आता है टांगों से। और जैसे मैंने कहा कि एज के बाद वो 7% मसल लॉस भी होता है। और रोइंग इटसेल्फ, क्योंकि ये मस्कुलर एंड्योरेंस है, एक होता है ना एथलीट वो भाग रहा है तो वो एक रनिंग है, उसके डिफरेंट मसल्स हैं, लेकिन रोइंग जो है वो मस्कुलर एंड्योरेंस है। तो हमारे जितने ज़्यादा मसल्स होंगे उतनी अच्छी हम उस मसल की एंड्योरेंस निकालेंगे और वो होगा। तो इस वजह से मुझे ऑल्टरनेट डे पे एक दिन मैं रोइंग करता हूँ और एक दिन मैं जिम करता हूँ। जिम में जहाँ मैं स्क्वाट, बेंच प्रेस, जो है ना इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो करता हूँ, ताकि वो मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़े, मसल साइज बढ़े। और रोइंग उस मसल साइज को काटती है, और क्योंकि एंड्योरेंस स्पोर्ट है, और जिम उससे हम मसल साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें साइज भी आए, स्ट्रेंथ भी आए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुताल्लिक आज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। और नो डाउट जी, रोइंग की जब हमने बात की थी टोटल बॉडी वर्कआउट, जिसको उन्होंने एंड पे एक्सप्लेन भी किया, और मैं ज़रूर कहूँगा कि इनकी वजह से एक ऐसा माहौल फैमिली में और फिर फॉर श्योर ओवरऑल हमें सोसाइटी में चेंज नज़र भी आता है। जैसे ख़ुद तो माशाल्लाह उनका नाम, जिस तरह वो नाम कमा रहे हैं, जिस तरह वो कंपटीशन में जा रहे हैं, और उनकी बेटियां भी माशाल्लाह नाम उनका रोशन कर रही हैं, आगे लेकर चल रही हैं। इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने नाम रोशन किया जनाब पाकिस्तान का। आज हम प्रोग्राम में इससे पहले भी कई नाम ऐसे थे जिनका जिक्र किया था। बिल्कुल, बहुत सारे नाम ऐसे शामिल किए। एक और नाम भी है जिसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है, और वो नाम है उस्मान वज़ीर का। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर उस्मान वज़ीर, जिन्होंने इंटरनेशनल प्रोफेशनल फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा है और WBO यूथ वर्ल्ड टाइटल का कामयाबी से दिफा किया है, जबकि पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद साकिब ने कामयाबी समेट ली है।
और दुबई में होने वाली टाइटल फाइट में उस्मान वजीर ने 7वें राउंड में थाईलैंड के बड़ा मुश्किल नाम है इनका, जो उनके हरीफ थे उनको नॉकआउट किया है। प्रोफेशनल बॉक्सर ने अपनी फतह सानिया पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शोहदा के नाम कर दी। ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने इस मौके पर भी अपने मुल्क में अपनी जानें कुर्बान करने वालों को याद रखा और अपनी जीत को उनके नाम कर दिया है। तो बेशक शोहदा हमेशा जिंदा रहते हैं और उनका खून हमारे वतन की बुनियादों में शामिल है। बेशक। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी, जो इंतहा पसंदी, कैसे यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, कैसे हमारे तालीमी निज़ाम के थ्रू, कैसे हमारे तरबियत के थ्रू इसमें इसको काउंटर किया जा सकता है। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा अहम मौजू हमेशा की तरह कि हमारा नौजवान तबका, उनकी किरदार साजी कैसे की जाए, उनकी तरबियत कैसे की जाए। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट, कॉलेजेस में पढ़ने वाले हमारे स्टूडेंट, उनको शिद्दत पसंदी के फ्रीद से कैसे बचाया जाए। शिद्दत पसंदी एक ऐसा माइंडसेट है जो चंद मुट्ठी भर लोगों में तकरीबन हर माशरे में पाया जाता है। इवन यूरोप में भी इसकी मिसालें मिलती हैं और पाकिस्तान में देखें तो ये मुट्ठी भर लोग मासूम जहनों को पोल्यूट करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। यही हमारा आज का मौजू रहेगा कि इन मासूम जहनों को किसी के हाथों पोल्यूट होने से, डिस्ट्रॉय होने से कैसे बचाया जाए और इनको माशरती तरक्की के लिए कैसे तैयार किया जाए और इन मासूम जहनों को बचाकर कंस्ट्रक्टिव कामों में किस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इसाक साहब, डायरेक्टर कैंपस है वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से हैं सर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया पीटीवी न्यूज़ को। सर, जानना चाहते हैं आपसे कि इस वक्त जो हम शिद्दत पसंदी देखते हैं माशरे में, और हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि इसमें जामियात का किरदार क्या हो सकता है, उस्ताद का किरदार क्या हो सकता है, तालीम और तरबियत में इसको किस तरह से हम शामिल करें, निसाब में कैसे शामिल करें, गुफ्तगू में कैसे शामिल करें, डिबेट में कैसे शामिल करें कि हमारे नौजवान की तरबियत हो सके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं पीटीवी न्यूज़ और आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पर बात करने के लिए यहाँ बुलाया। मैं बेहद मशकूर हूँ। बहुत अहम मौजू आपने जो है ना उसको सिलेक्ट किया और ये आज के वक्त की ज़रूरत है। बेशक। तो यहाँ आपने आगाज़ किया कि तालीम और तरबियत, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा निज़ाम में इदारों में तालीम शायद मौजूद है यकीनन, लेकिन तरबियत मौजूद नहीं है और तरबियत को हमने खुद से भुला दिया। ठीक है जी, तरबियत पहली तो माँ की गोद होती है और माँ की गोद भी इससे खाली हो गई। माँ ने भी उस तरीके से तरबियत तालीम दे रहे हैं, उनको अरेंजमेंट करके दे रहे हैं, उनको फाइनेंस दे रहे हैं, उनको अच्छी जगह दाखिले लेकर दे रहे हैं, अच्छे लिबास दे रहे हैं, लेकिन तरबियत का जो है ना वो फुकदान है। घर से तरबियत ख़त्म होगी। जब वो बाहर मुआशरे में जाता है, रोड पे सफ़र करता है, वहाँ तरबियत नहीं है, वहाँ टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रही। आपको पता है रोडों के ऊपर जगह जगह झगड़े लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। फिर वो यूनिवर्सिटी पहुँच जाता है, स्कूल पहुँचता है, कॉलेज पहुँचता है, यूनिवर्सिटी पहुँचता है। हम क्या करते थे, स्कूलों में रोज़ाना एक सुबह प्रोग्राम करते थे जिसमें तिलावत होती थी, जिसमें कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई स्टूडेंट छोटी मोटी तकरीर करता था और वहाँ एक सुबह का प्रोग्राम होता था। एक दुआ होती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हमने वो ख़त्म कर दी। बेसिक तरबियत हमने ख़त्म कर दी। फिर हम यूनिवर्सिटी में आ गए। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में लैब्स मौजूद हैं, लेकिन लाइब्रेरियों का इस्तेमाल आप विज़िट करें ज़ीरो हो गया है। लाइब्रेरियों के अंदर बच्चे किताब पढ़ना पसंद नहीं करते, क्लासों के अंदर बच्चे किताब लाना पसंद नहीं करते। मोबाइल के ऊपर हर चीज़ मौजूद है और मोबाइल पे जब आप खोलते हैं किताब क्लास के अंदर, क्लासों में आप देखेंगे ट्रेंड किताब का नहीं है। खोलते हैं तो क्या पता उसने किताब खोली है, उसने क्या खोला हुआ है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें हमने मोबाइल पे शिफ्ट कर दी हैं। अच्छा, फिर जब आपकी तरबियत के लिए माँ बाप ने तवज्जो छोड़ दी, जब आपके उस्ताद ने तवज्जो छोड़ दी, तो फिर स्टूडेंट उन शिद्दत पसंदों के हाथ ही जाएंगे ना। फिर उनकी वो ट्रेनिंग लेंगे, वो उनको फिर लच्छेदार बातें सुनाएंगे, वो उनको कहेंगे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको ये सहूलतें देंगे। उनके जहन को वो वाश आउट करते हैं। तो ये वजह है कि हमने तरबियत का फुकदान जो है ना वो छोड़ दिया। तरबियत जो है, देखिए तरबियत का आगाज़ कहाँ से हुआ। आज हम तरबियत की बातें करते हुए हम बात करते हैं फ़लाँ जो अंग्रेज़ है उसका हवाला देते हैं, फ़लाँ अंग्रेज़ का। जब दुनिया में पहला इंसान पैदा हुआ वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और इंसान को तो कई साल तक कपड़े पहने और उनको खाने पीने की तमीज़ नहीं थी। तो पैगम्बरों ने ये बात बताई
कि कैसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। उनकी दी हुई तरबियत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत का तरीक़ेकार बताया, उन्होंने बेटी के हकूक़ बताए, उन्होंने तलबा के हकूक़ बताए, तमाम इंसानियत के हकूक़ बताए, तो हमने उनकी तरबियत को भुला दिया। हमने अंग्रेज़ की तरबियत को अपना लिया जिन्होंने हमारी तरबियत को अपनाया हुआ है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि इदारों के अंदर हम अपने आबा व अजदाद की तरबियत के जो मैकेनिज़्म हैं उनको अडॉप्ट करें। हम पूरी तरह यूरोप के मैकेनिज़्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन यूरोप ने देखना पड़ेगा तारीख से कि यूरोप ने वो मैकेनिज़्म कैसे इख्तियार की, कहाँ से लिए। आखिर कोई उनके दिल में ख्याल आया या आसमान से आया या किसी ने करके दिखाया। तो हमारे जो आबा अजदाद हैं उन्होंने दुनिया को करके दिखाया कि अच्छे इंसान, अच्छे तालिब इल्म की क्या तरबियत है। तो लिहाजा जब तक हम अपने वापस आबा अजदाद की तरफ नहीं लौटेंगे, उनकी तरबियत को के ऊपर अमल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम, मेरा नहीं ख्याल के माशरे को कामयाब कर सकते हैं। आपने यूरोप को फॉलो करके देख लिया और इस वक्त आप तबाही के धाने पे हैं। आपका यंग बच्चा शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहा है, चाहे वो दहशतगर्द के हाथ चढ़े ना चढ़े। रोड पे खड़े चौक में, हर चौक में लड़ाई होती है, जो ये भी शिद्दत पसंदी का आगाज़ है। अगर वो यूनिवर्सिटी के अंदर छोटे छोटे मामलात पे एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये भी शिद्दत पसंदी का आगाज़ है। शिद्दत पसंदी सिर्फ ये नहीं है कि आप दहशतगर्दों के हाथ चढ़ गए और आपने बम ब्लास्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। जब आप एक चीज़ किसी को गलत करने से नहीं रोकते, मसलन एक बच्चा है उसने टॉफ़ी चोरी की है, तो आप उसको नहीं रोकेंगे तो कल वो बड़ा चोर बनेगा। बिल्कुल तालिब इल्म का भी यही हाल है। जब उसके हाथ से पहले दिन कलम छूट गई तो फिर उसके बाद आप कलम कैसे पकड़ाएंगे। तो लिहाजा आपको लाइब्रेरियों को मजबूत करना है, आपको लैब्स को मजबूत करना है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस को मजबूत करना है कि लाइब्रेरी में बैठकर ये स्टडी कर रहे हैं, नहीं कर रहे, किताब के ऊपर फोकस है, नहीं है। जैसे थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, आप अपने इलाकाई ग्राउंडों को आपने मजबूत करना है। नेशनल लेवल पे बैठ के बात करने से आपके ग्राउंड मजबूत नहीं हो जाएंगे, बल्कि आपको लोकल लेवल पे फोकस करना होगा कि वो जो ग्राउंड हमारे पास जो जगह हैं उनको आबाद करना है। घरों में तरबियत, घरों में क्या होता है, एक मोबाइल दे देते हैं, वालिदैन अपनी जिम्मेदारी ख़त्म कर देते हैं। उस जिम्मेदारी को वालिदैन को फोकस करना होगा कि मेरा बच्चा रात को क्यों देर से आ रहा है, रात को स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको करनी सर, दो बुनियादी सवाल हमारे देखने वालों के लिए। एक तो ये कि क्या पेरेंट्स का चेक एंड बैलेंस रखना तरबियत का दूसरा नाम है, और दूसरी एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ की, तलबा के हुकूक। ये हुकूक क्या है? क्या एक तालिब इल्म का हक सिर्फ ये है कि उसको पढ़ा दिया जाए जो किताब में लिखा है, या इससे ज़्यादा कुछ है? देखें, जो आपने दूसरी बात की कि तलबा के हकूक़ क्या हैं, तलबा के हकूक़ ये हैं कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो तालीम की ज़रूरत है, जो उनके पहने खाने और उनकी सहूलियात की ज़रूरत है, उस पर ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। वो हमें ज़रूर फराम करनी चाहिए ताकि वो जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो लेने के लिए किसी और के पास ना चला जाए, गलत जगह ना चला जाए, वो ज़रूरी है। लेकिन तरबियत का नाम ये है कि जो चीज़ें उसको मुआशरे में करनी है वो उसको वालिदैन और बड़े करके दिखाएं। देखें, अगर मैं तरबियत के लिए एक लेक्चर देता हूँ और मेरी अपनी तरबियत के अंदर बहुत बड़ी डेफिशिएंसी हो, तो मेरी तरबियत उस पर कैसे असर करेगी। जैसे कि एक बात आपने सुनी होगी कि हज़रत अली के पास एक दफ़ा कोई माँ गई कि आप मेरा बच्चा गुड़ खाते इसको मना करें, आपने खामोशी की। दूसरी दफ़ा गई, खामोशी की। तीसरी दफ़ा गई, खामोशी की। चौथी दफ़ा गई तो आपने फरमाया बेटा गुड़ नहीं खाना। तो पूछा ये 3 चक्कर क्यों लगवाए? आपने फरमाया तीनों दफ़ा मैंने गुड़ खाया हुआ था, अब मैं गुड़ खाऊंगा तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, तासीर कैसे जाएगी। आज मैंने गुड़ छोड़ दिया इस बच्चे के लिए, तो आज उम्मीद है कि ये भी गुड़ छोड़ देगा। तो बात ये होती है कि एक काम मैं कहूँ स्मोकिंग ना करो और मैंने खुद श्रृंगार लगाया हुआ हो, तो आप मुझे बताएं कि वो बच्चा कैसे उस पर अमल करेगा। अमल बहुत ज़रूरी है। अमल ज़रूरी है। तरबियत हमारा किताबों में रह गई है, तरबियत हमारी स्पीचेस में रह गई है, बातों में रह गई है। लेकिन तरबियत वो बंदा करे जिसकी अपनी तरबियत मुकम्मल हो। तो पहले हमें बड़ों की तरबियत की ज़रूरत है, फिर हम बच्चों की तरबियत मुकम्मल कर सकते हैं, मेरा ये ख्याल। और यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट का कल्चर आपको लगता है कि दोबारा से इसका आगाज़ होना चाहिए? भले टॉपिक सेंसिटिव ज़रूर होते हैं लेकिन इस पर डिबेट होनी चाहिए। सर, ये 100% मैं एग्री करता हूँ। डिबेट का आगाज़ होना चाहिए और जो सेंसिटिव इश्यूज़ है उन पे भी होना चाहिए। देखें, आज आप सेंसिटिविटी से मुंह चुराएंगे तो वो सर सीरियस हो जाएंगे ना, सेंसिटिव, फिर अमल दरामद हो जाएगा सेंसिटिविटी के ऊपर। तो बेहतर ये है कि कबूतर जो बिल्ली को आंखें देख के बंद करता है वो ना की जाए, आंखें खोली जाए। इस पे सर एक आम सी राय होती है कि रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेट्स नॉट डिस्कस रिलीजन। हालांकि तो गलत बात हुई सर। रिलीजन पर्सनल मैटर, और रिलीजन जरा समझें, बेसिकली इस्लाम क्या है, इंसानियत है बेसिक। बिल्कुल। ये जो आप कहते हैं ना कि रिलीजन है, मैं इसको रिलीजन नहीं कहता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पहले इंसान आए थे वो इस्लाम के आए थे,
वो तो इंसानियत के आए थे। जितने पैगंबर आए वो इंसानियत के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा गया? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल आलमीन मीन के आप जानवरों के, आप परिंदों के, आप हर एक के, बिल्कुल। और बेसिकली इस्लाम का ताल्लुक इंसानियत के साथ है। ये क्या हाँ लिखा हुआ है कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखेंगे तो वो उसके साथ रिलीजियस है? नहीं, हमें तो झूठ से मना इस्लाम ने किया है। हमें झूठ, अब इंसानियत का दर्ज जो है कि दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखना, हमसायों का, ये इंसान ने दिया है। ये जो आज हम यूरोप को फॉलो करते हैं, आप प्रैक्टिकल देखें तो हमारे आबा अजदाद की हुई बातें हैं। हम उस पर, क्योंकि हमने उनको भुला दिया, हम एक मोबाइल से निकालते हैं और कोटेशन जो है उसकी कोड कर देते हैं और हम कहते हैं फलां गोरे ने कहा। भाई उसकी बेस तो देखें उसने कहाँ से ली है, तो वो कोई ना कहीं किसी पैगंबर की उसने कोटेशन ली होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ रिलीजियस का ताल्लुक जो है ना वो इस्लाम के साथ नहीं है बल्कि इंसानियत के साथ है। सर, इनटॉलरेंस नेशनल कोहेजन के लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा खतरा है? मैं ये कहता हूँ कि एटम बम इतना खतरा नहीं है जितना ये इंटॉलरेंस का खतरा है। बिल्कुल। एटम बम तो आप उसकी हिफाजत बल्कि करते हैं कि चल ना जाए कहीं। सारी दुनिया ने बना ली है ना, अब उसकी हिफाजत पे हम लगे हुए कहीं चल ना जाए और ख़तरे में रहते हैं। वो तो जब चलेगा तो चलेगा। इंटॉलरेंस जो है वो तो ऑल दी टाइम 24 आवर्स आपको रोड के ऊपर नज़र आती है, आपको गली में नज़र आती है, आपको तालीमी इदारों में नज़र आती है, आपको ऑफिस में नज़र आती है। हम बर्दाश्त तो हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा ख़तरा है। सबसे पहले तवज्जो इसके ऊपर देनी चाहिए। एटम बम को कुछ नहीं होता, वो कहीं नहीं चलेगा। और सर, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी पर या किसी भी तालीमी इदारे पर आयद होती है कि जब वो उस्ताद को या वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनको ये एहसास हो कि ये एक तालिब इल्म है जिसकी सोच थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है, इसका रवैया थोड़ा सा डिफरेंट है और उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक तो ये महसूस होना कि इसमें कुछ मसला है, ये बड़ा अहम, और फिर मसले की निशानदेही के बाद उसको पिक करना और उसको काउंसलिंग करना, ये बड़ा अहम है। क्या ये हो रहा है? सर बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। मैं तालीमी इदारे से हूँ, मैं यहाँ बैठकर झूठ नहीं बोलने आया। मैं एक, आपने इतना कीमती वक्त मुझे दिया और मैं यहाँ बैठ कर झूठ बोल के अपने तालीमी इदारों की तारीफ़ करके चला जो ये बिल्कुल नहीं हो रहा। और काउंसलिंग की शद ज़रूरत है। वो उस्ताद, आप पुराने ड्रामे अपने निकालें जहाँ फरदौस जमाल इस तरह के लोग ड्रामे करते थे, तो वहाँ क्या होता था कि उस्ताद जब स्टूडेंट फारग होके बच्चों उसके जवान हो जाते थे, मसला होता था, उस्ताद के पास जाता था कि मुझे रहनुमाई करे, मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मेरी काउंसलिंग करे, मैं क्या करूँ। आज वो बात ख़त्म हो गई है। लिहाजा काउंसलिंग इनिशियल स्टेज के ऊपर ज़रूरी है और काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और टीचर को मटीरियलिस्टिक से निकल कर बाकायदा उसका जो, देखिए टीचर को क्या मकाम दिया कि पैगम्बरी पेशा ख़त्म, पैगम्बर ख़त्म हो गए, यानी कि उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगम्बर नहीं आए, लेकिन पैगम्बरी पेशा उस्ताद को दे दिया। कितना बड़ा मुकाम दिया, लेकिन उस्ताद ने इस मकाम को पहचाना नहीं, पैगम्बरों वाला रोल दे दिया। और वो रोल इनको अपनाना होगा अगर आपने इस माशरे को ठीक करना है। अगर आप पैगम्बरी पेशे को नहीं अपनाएंगे तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। काउंसलिंग ज़रूरी है। सर, ये किसने करनी है? ये हुकूमत ने तो नहीं करनी, ये इदारों ने तो नहीं करनी, ये तो उस तालीमी इदारे ने अपना निज़ाम खुद बनाना, या उस्ताद की अपनी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो पिक कर सके? सर ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका। हम हर बात, गली में कोई पानी निकल गया, रोड ख़राब हो गई, हुकूमत, ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अभी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं हुकूमत ने मुझे यहाँ कहाँ रोका है बात करने से, या मुझे लाई कैसे है? दोनों काम नहीं किए। बात यह है कि ये हमारा इंडिविजुअल का रोल है। उस्ताद को ये पहचानना चाहिए कि आपको किस पेशे से वाबस्ता किया गया है, तो आप उस पेशे का ख्याल रखें। और मैंने आपको सर शुरू में कहा कि तरबियत बच्चों की नहीं चाहिए, बड़ों की पहले चाहिए। बड़ों की तरबियत होगी तो बच्चों की खुद ब खुद हो जाएगी। तो लिहाजा हमें रोल प्ले करना चाहिए। तालीमी इदारों के सरबराहान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और टीचर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। सर, तालिब इल्म और उस्ताद का ताल्लुक कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया है। आज के टीचर को नहीं पता होता कि उसका जो स्टूडेंट है वो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, वो किस माइंड सेट को लेके चल रहा है, वो क्या सोच रहा है क्लास में बैठ के, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये जो दोनों के दरमियान ताल्लुक का ख़त्म होना है, ये सबसे बड़ी तबाही है। इस ताल्लुक को जोड़ें कैसे वापस? देखिए जी, बात यह है कि ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कमज़ोर पड़ गया, मैं कह रहा हूँ कमज़ोर नहीं पड़ा, ख़त्म हो गया। कमज़ोरी में तो ये होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताल्लुक मौजूद है, वो ताल्लुक को जोड़ा कैसे जा सकता है। मैंने कहा ना जी, देखें मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत किसी दूसरे से तवक्को ना करें वो मुझसे मोहब्बत करे, मोहब्बत पहले आपने देनी है।
तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ यहाँ भी उस्ताद का रोल है, उस्ताद को पहले मुतल्लक जोड़ना है, शागिर्द को नहीं जोड़ना। उस्ताद को चाहिए, क्योंकि वो बड़ा है, वो समझदार है, वो मेच्योर है, उसको चाहिए कि पहले अपने औलाद है ना, बिल्कुल जो स्टूडेंट होता है वो औलाद होती है, तो माँ बाप को चाहिए कि औलाद के साथ पहले इंटरेक्शन बढ़ाए, उसके साथ ताल्लुक जोड़े, उसके साथ बैठक करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा सोशल मीडिया है उसके मुताबिक जब वो आजकल यंग टीचर आते हैं तो वो जब ताल्लुक जोड़ने की बात करते हैं तो वो कहीं और निकल जाते हैं, समटाइम्स उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। Destroy लेकिन किया उस्ताद को पता नहीं होता कि मेरा स्टूडेंट कहीं किसी दहशतगर्द का सहूलियतकार ना बन रहा हो, हाँ। कहीं दहशतगर्द के साथ उठ बैठ ना रहा हो, कोई इसकी जहन साजी मनफी तरीके से ना कर रहा हो, उस्ताद को नहीं पता होता। रीज़न है ना उसकी कि जब आपका कम्युनिकेशन गैप है, जब आपने आना है 3 घंटे की क्लास पढ़नी, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 3 घंटे की क्लास होती है ना, 3 आवर्स की क्लास पढ़नी है, उसके बाद आपका और उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है क्लासरूम के बाहर। जब आप बैठ नहीं रहे क्लासरूम के अंदर, ये बातें नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं होती, कोर्स भी कवर करना होता है। जब उस्ताद उसे नहीं बुला रहा काउंसलिंग के लिए, वो उससे मुलाकात नहीं कर रहा, तो वो गैप की वजह से वो दूसरी तरफ निकल जाता है। बिल्कुल। जब आपकी मुलाकात क्लास के बाद देखें, अभी हम एक बात कर रहे हैं, हमें पता है टीवी चल रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है, हम एक कॉन्शियस होकर बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात हमारी मीडिया के हट के होगी वो इनफॉर्मल गुफ्तगू होगी, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना जो हाईलाइट की जा सकती हैं। तो इसी तरीके से उस्ताद को भी चाहिए कि वो क्लास के अलावा काउंसलिंग का सेशन रखे, ताकि उससे पता चले, उसकी जहन को पढ़े कि वो किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल कनेक्ट करें अपने आप को स्टूडेंट से, ये बहुत अहम है, ताकि हम देख सकेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो ये कि वो ज़रूर बात सुने, वो समझें, वो सीखें, और कोई इशू तो शेयर करें, उसको अपने अंदर ना रखें, उस बात को शेयर करें अपने उस्ताद से। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ये सेगमेंट डेली बेसिस पर हमारी कोशिश होती है कि हम करें ताकि जामियात का जो रोल है उस पर बात हो सके। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद आज हम बात करेंगे नौजवानों की ही, कैसे नौजवान इकनॉमिकली एम्पावर होकर पाकिस्तान के लिए बेहतर तौर पर रिसोर्सफुल हो सकते हैं। करेंगे बात ब्रेक के बाद। नया है जज्बा, नई है उमंग, खबर के साथ उस पर हो इजहार ख्याल। देखनी होगी दरामद से बरामद तक की सूरत हाल। कौन सी करेंसी है अप, कौन सी डाउन, मुआशी खुदनिसारी कैसे हासिल की जाए। रखते हैं नजर रियल एस्टेट से लेकर कमोडिटीज के उतार चढ़ाव तक। बिजनेस की होगी बात माहिरीन के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सब इंस्टाग्राम पर हैं और वक्त ज़ाया करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वक्त ज़ाया नहीं भी करते, बट ज़्यादातर लोग वक्त ज़ाया करते हैं स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग। मेरी तरह
मेरी तरह भी। तो इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जस्ट लाइक इन इंस्टाग्राम, लेकिन वहां पर आपका वक्त ज़ाया ना हो, बल्कि हर सेकंड पे आपको पैसा मिल रहा हो, आप पैसे बना रहे हो, आप अमीर हो रहे हो, तो ज़्यादा अच्छी बात तो यही इस होती है। प्लेटफॉर्म पे मैं सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करूंगी। नहीं, आप जैसे लोग इस प्लेटफॉर्म पे जाके पैसे लगा कर ही आएंगे, क्योंकि जनाब वहाँ पर अगर आपको फैशन ब्रांड्स नजर आ रहे हों, फिर तो वहाँ पैसे लग जाते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के या मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हो तो आप पैसे लगा ही देते हैं। बट पैसे लगाने भी और पैसे कमाने भी, इसी से मुतालिक आज हम मजीद बात करेंगे। इंस्टाग्राम का एक ज़बरदस्त वर्जन कह लेते हैं इसको कि उसी लिहाज से, उसी तर्ज पर, उसी तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी यूज़र फ्रेंडली, के द ईजी वे, आज हम इसकी बात करेंगे और किस तरह से ये स्मॉल जो बिजनेसेस हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि वाली वारिस बन गए जी उनका, कि कैसे उनके ब्रांड्स वहाँ पर डिपेक्ट हो सकते हैं, कैसे उन ब्रांड्स को, उन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सकता है और मिल रहा है। ये सोचे कि ख़वातीन भी अगर कोई प्रोडक्ट स्टार्ट करती हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं और उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मौजूद ना हो तो ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं कमा पाएंगी। तो के से कैसे खातून घर बैठी या फॉर दैट मैटर कोई भी शख्स कमा सकता है, इस पर बात करेंगे। CEO ऑफ के उमर इकराम साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? कुछ मैं बता पाया, कुछ आप इंट्रोडक्शन दें, के क्या है? कि बेसिकली पाकिस्तान का, पहले तो सॉरी, शुक्रिया आप लोगों के मुझे बुलाने का। वेलकम सर। कि बेसिकली पाकिस्तान का पहला सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ओके। तो अगला सवाल ये है कि व्हाट इज़ सोशल कॉमर्स। हमें गलती करते हैं हम जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी, वो सोशल मीडिया थे, अब वो नहीं है। ओके। अब दे आर सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिकॉज वहाँ पर आप सोशल भी होते हैं और कॉमर्स के लिए भी यूज़ होता है। तो के उसी को देख के बनाया गया है। और के सिर्फ इंस्टाग्राम की तरह नहीं है, के दुनिया की टॉप कंपनीज जिसको कह सकते हैं इंस्टाग्राम, ईबे और शॉपिफाई, इसका ब्लेंड बनाया गया है। अच्छा, ये के में 2 ए क्यों है और के पीछे लॉजिक क्या है? व्हाट इज के? या दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप देखें के का जो लोगो है वो उर्दू में होगा, जो उर्दू वाली जो के होती है हमारी, ठीक, और वो इतना कॉमन है कि हमारे हर सेंटेंस में यूज़ हो रहा होता है। के रिप्रेजेंट करता है कॉमन पीपल को, इस वजह से इसका जो लोगो है और जो नाम है वो हमने के रखा है, क्योंकि अगर उर्दू में रखते हैं तो डोमेन नहीं मिलती हमें, तो इंग्लिश में हमने इसको इसलिए रखा है KAAY। ओके, अब अपनी बात मुकम्मल करें जी। तो ये एक ब्लेंड है, दिखता ही सिर्फ इंस्टाग्राम की तरह, लेकिन ये पीछे जो बैक एंड पे इसकी सारी जो वर्किंग है वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह है। ऑलराइट। पीछे शॉपिफाई की तरह भी ये दिख रहा है, मतलब जो बैक एंड मिल रहा है हर सेलर को शॉपिफाई की तरह का है। जो ट्रांजैक्शन हो रही है बायर टू सेलर वो ईबे की तरह की है। तो इट्स अ ब्लेंड ऑफ 3 टॉप कंपनीज। Amazon as well? नो, Amazon का डिफरेंट तरीका है। देयर इज अ सेगमेंट जो Amazon के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता है हमारा, जो कि बिजनेस टू सेल, B2C जिसको कहते हैं हम, वो है। लेकिन Amazon से बहुत ज़्यादा मैंने इंस्पिरेशन नहीं ली है। ओके, क्यों सोचा आपने? क्यों सोचा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बेसिकली अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ। जी। आई एम अ लॉयर, आई हैव डन माई लॉ फ्रॉम UK, BP लॉ स्कूल ऑफ लंदन। ठीक है। तो जब मैं इधर पाकिस्तान में आया तो मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया, क्योंकि लॉ में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ओके। तो 2-3 साल गुजरे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मुझे कुछ अपना करना है, कुछ नया करना है, कुछ ऐसी चीज़ जो मायने रखे हमारी सोसाइटी में। मतलब कुछ भी नहीं करना, इम्पैक्ट हो उस चीज़ का, और मैं डायरेक्ट इफेक्ट करूँ उन लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत है। तो मैंने एक चीज़ देखना शुरू की कि आप लोग भी सोशल मीडिया पे हैं, कि हम लोग जब भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमें रोज़ 20 से 30 नए ब्रांड नज़र आ रहे होते हैं ऑनलाइन, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन वो मौजूद हैं और वो टोटली डिपेंडेंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। आज इंस्टाग्राम और फेसबुक कहता है जी मैं जा रहा हूँ, उनका कुछ भी नहीं बचेगा, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट्स गई, उल्टा वो लोग उसको पैसे पे कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए, हर तरह की। जो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम है, बाकी तो मुल्कों में मेरे ख्याल से इनकी सर्विसेज हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी पोस्ट सेल सर्विसेज कोई नहीं है। तो इन ब्रांड्स को देखते हुए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया कि जिसका कंपटीटर ना कोई ब्रांड होगा, ना कोई मार्केट प्लेस होगी, इसका कंपटीटर डायरेक्ट सोशल मीडिया होगा, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। कि जो लोग कॉमर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन ब्रांड्स हैं चाहे रिटेल ब्रांड्स हैं, वो आए के पे अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी प्रोडक्ट उस पर लिस्ट करें। और इसमें ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स होंगे या जो बड़े ब्रांड्स हैं वो भी इसमें शामिल? ये बेसिकली उसको देख के जो बनाया गया है वो तो एक आम खातून को देख के बनाया गया जो घर में बैठी हाउसवाइफ है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये बड़े ब्रांड्स के लिए भी बन गया हुआ है। मतलब वो पूरी अपनी प्रोफाइल जो है, अपनी वेबसाइट वो सिंक कर सकते हैं के पे, उनको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है एंड दे कैन सिंक ऑल देयर वेबसाइट ऑन के। ओके। और एक घर में बैठी खातून अगर अप्रोच करना चाहती है के प्लेटफॉर्म को, कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे वो क्लिक होगा, तरीकाकार क्या होगा? इट्स वेरी इजी। उन्होंने जस्ट अभी 3 सेगमेंट्स हैं हमारे, हम बिजनेस सेगमेंट में भी हैं, यूजर्स में भी हैं और होलसेल में भी हैं। तो अगर तो वो बिजनेस में आ रही हैं तो वो बिजनेस सेलेक्ट करेंगी, साइनअप जो आम एक होता है स्टैंडर्ड साइनअप वो करेंगी, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालेंगी और उसको लिस्ट कर देंगी।
ठीक और वो बिल्कुल एक उनकी प्रोफाइल सी बन जाएगी जो कि इंस्टाग्राम पे बनती है। पे करना पड़ेगा कुछ? नहीं, देयर इज नो Free साइन of अप कॉस्ट या cost? फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। के ओनली चार्ज मतलब आफ्टर सेल्स चार्ज करता है 12%। अच्छा। इससे ना साइन अप कॉस्ट है ना कोई मार्केटिंग कॉस्ट है, जस्ट 12% आफ्टर सेल। और फेक जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो फेक बिजनेसेस हैं, उनको ब्लॉक करने का, फ्लॉप करने का कोई तरीका? हम एक तो हर ऑर्डर को पर्सनली मॉनिटर कर रही होती है हमारी जो क्वालिटी टीम है, और रेटिंग सिस्टम भी है। जो कस्टमर रेट कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको रेट कर रहे होते हैं अपनी जो हमारा ऐप है और हमारी जो प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई इस तरह की अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई आया नहीं। ये वो लोग हैं जो ये काम करते ही नहीं है, इन लोगों को मदद की जरूरत है। ये लोग इस तरह का मतलब काम नहीं करते। काली भेड़ें हर जगह होती है ना, इसलिए मैंने कहा या हो सकता आगे चलकर आ जाए। हाँ जी, 2000 अगर आपके पास 2 से 3000 सैलरी है, उसमें से हो सकता है 2-3 करें, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं क्योंकि टोटल ये एक खुद बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है और इसमें हम टोटली बैक एंड पे हमारा कंट्रोल होता है। हम किसी को भी ब्लॉक कर सकते हैं, किसी की भी रेटिंग नीचे कर सकते हैं। आपका कंट्रोल किस हद तक होता है? किस हद तक आप किसी भी ब्रांड को या किसी भी आर्टिस्ट को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये क्या काम है, क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी क्या है, कैसे इंश्योर करते हैं? क्वालिटी जो इंटरनेशनल की तो हम क्वालिटी खुद फिजिकली हम उसको देखते हैं जो इंटरनेशनल जाता है। लेकिन जो नेशनल है वो डायरेक्टली, अगर B2C के सेगमेंट की बात करें तो सेलर जो है वो डायरेक्टली बायर को भेजता है। बायर के फीडबैक पे हम ज़्यादा रिलाय कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम कभी कभार ऐसा सरप्राइज ऑर्डरिंग भी करते हैं, जैसे हमको खुद कस्टमर खड़ा करते हैं, उससे ऑर्डर करा देते हैं। वो ऑर्डर हमारे पास आ जाता है ताकि हमें उसकी क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाए बगैर सेलर को बताए हुए। इससे हमारा इंटरनल रेटिंग सिस्टम भी है, तो हम उस पर भी उसको एंगेज कर रहे होते हैं। अभी कितने लोग आपके साथ ऑनबोर्ड हो चुके हैं? अराउंड वी हैव 200 सेलर्स। ठीक है। एंड वी अभी तो हमें सिर्फ 2 महीने हुए हैं स्टार्ट किए हुए। राइट। तो लेकिन फिर भी हमारे पास 200 सेलर्स का एक और कैपेसिटी कितने सेलर्स की है? क्या कैटेगरीज हैं कि किस कैटेगरी में कोई परचेज? 3 कैटेगरीज हम इसमें डील कर रहे हैं, सिर्फ फैशन, ओके, लाइफस्टाइल एंड आर्ट। ओके, फैशन, रीसेल एंड न्यू एंड रीसेलिंग भी है। तो फैशन, लाइफस्टाइल में क्या है? लाइफस्टाइल में आपकी बेडशीट्स, आपका जो आपके बेडरूम डेकोरेशन पीसेस, इस तरह की चीज़ें। ओके, अच्छा। और इसकी मार्केटिंग के लिए भी और लोगों तक पहुंचने के लिए, लोग आप तक पहुंचे, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां का इतना ज़बरदस्त काम है जो कि लोगों को नहीं पता उस काम से मुताल्लिक। आपका वहां पहुंचना, उन खवातीन तक पहुंचना, उन आर्टिजन्स तक पहुंचना, उनको ये गाइड करना कि अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म है जिस पर आप आ सकते हैं और आपका ये जो प्रोडक्ट है ये दुनिया देख सकती है। बिल्कुल। हम एक नेक्स्ट मंथ के एंड में हम एक पूरे पाकिस्तान का टूर प्लान करना है, इसमें मैं खुद जा रहा हूँ। ओके। हम पूरे पाकिस्तान में जाएंगे, जो हाईलाइटेड इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के टैलेंटेड क्राफ्टर मौजूद हैं, हम उनके पास खुद जाएंगे ये प्लेटफॉर्म लेके, और उनको हम समझाएंगे और उनको एम्पावर करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो लोग अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें। क्योंकि मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, हमारे पास सवाद से बहुत सेलर्स हैं, शॉल्स भेजते हैं। शॉल्स बहुत मशहूर है वहाँ की, बहुत मशहूर है वहाँ की। तो वहाँ से सेलर्स आ गए कुछ। तो अब जो सेलर थे हमारे, वो यहाँ से होलसेलर को बेचते हैं। अब वही जो शॉल हमें 8000 रुपये की यहाँ मिलती है, वो न्यूयॉर्क में अराउंड $2000 इस तरह मिल रही होती है। हमने उनको जब ये बात बताई, उन्होंने खुद बेचना शुरू की हमारे साथ। तो आज उसको अगर मतलब 200 पाउंड का ऑर्डर आता है तो कल को उसको 2000 पाउंड का आएगा। तो ना सिर्फ के उनकी हेल्प कर रहा है, बल्कि के पाक जो आजकल का हालात हैं, फॉरेन एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल। हम टोटली, हमारा मॉडल बिलीव करता है नो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, जस्ट एक्सपोर्ट पे। हम मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं, कोई चाइना की प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, और बाहर भी हम सिर्फ मेड इन पाकिस्तान बेचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने ये ठान लिया कि जो बिकेगा पाकिस्तान का ही बिकेगा, पाकिस्तान का। तो एक्सपोर्ट बढ़ानी है हमने और इसी तरीके से बढ़ानी है। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर पाकिस्तानी प्रोडक्ट से यूँ तो है, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए बढ़ने का पोटेंशियल कितना ज़्यादा है? सर काफ़ी पोटेंशियल है। हम अपनी सिर्फ जो हमारी बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको टारगेट करना शुरू कर दें, हम वही मार्केट टैप ना कर पाएँ, क्योंकि उनको ज़रूरत है। मतलब सिर्फ उन्होंने जो पाकिस्तान से इधर शॉपर भर के लेके जाते हैं जहाज़ों में, वो इधर के से मंगवाएंगे, और के ऑफ़र कर रहा है उनको बहुत अच्छी कोरियर सर्विसेज, DHL उनके घर पे आएगा, और डायरेक्ट स्मॉल बिजनेस से ले रहे हैं वो लोग। तो उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं अगर अपनी प्रोडक्ट जो है वो भी मिल रही है उनको, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एक स्मॉल सेलर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा, अभी आपने बताया कि तकरीबन अबाउट 400 अभी आपके पास इनलिस्टेड है। 200। अच्छा, आपके पास कैपेसिटी कितनी है? कितनी कंपनीज या कितने ब्रांड्स इनलिस्ट हो सकते हैं एट ए टाइम, और कितनी एक्सपेंशन इसमें पॉसिबल है? एक्सपेंशन तो ये है कि हमारे सर्वर्स अपने हैं, मतलब इसमें अनलिमिटेड हो सकता है। मतलब
इस पे कोई Thousands मार्क of नहीं है, brands. थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स। और पाकिस्तान में हम इस मार्केट में रेडी होके आए हैं हर तरह की चीज़ के लिए। अच्छा, किसी इंडिविजुअल को इनलिस्ट होने के लिए ये जरूरी है कि उसका अपना लोगो वगैरह हो, नहीं, अपनी नहीं। कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो? नहीं, अब यूज़र जो इंडिविजुअल है, जिस तरह आप हैं बिलफर्ज, आप उसमें आना चाहती हैं, आप अपनी फ़ोटो भी डाल सकती हैं, कुछ भी डाल सकती हैं आप उसमें, लेकिन आप इन द सेंस यूज़र आएंगी कि आपने कोई चीज़ बेचनी है या ख़रीदनी है, अपना रीसेल करना है, कोई भी अपना क्लोथ या कुछ भी एनीथिंग। ठीक है। एज अ यूज़र इंडिविजुअल तब आ सकते हैं आप। अच्छा, अपनी पर्सनल पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। रीसेल से क्या मुराद है? रीसेल से सर एक सेगमेंट है जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन पाकिस्तान में इतना उसकी अवेयरनेस नहीं है। अब उसको कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर, C2C। आजकल जो हिसाब भी है, हम हर चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, हर बंदा नहीं कर पा रहा। तो हमने एक सेगमेंट ओपन किया है पाकिस्तान में, ऑलरेडी चल रहा है सेगमेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे चल रहा है। हमने इसको क्लब कर दिया है। अच्छा, इसको हम कहते हैं C2C। अब इसमें जिस तरह यू आर वेयरिंग वेरी नाइस कोट, आप कहते हैं यार मैं 2 साल बाद इसको बेचना चाहता हूँ, अब आप इसको लिस्ट कर देंगे और कोई खरीद लेगा वहाँ से। अच्छा, अब क्वालिटी इंश्योरेंस हम इस तरह करेंगे उसकी कि आप के को भेजेंगे, आप उस कस्टमर को डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। ठीक है। जो आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, के उसको इंश्योर करेगा, के इंस्पेक्ट की टीम वो इंश्योर करेगी और वो फिर कस्टमर को बेचेगी। अगर तो वो आप प्राइस सेट कौन करेगा? प्राइस आप सेट करेंगे। अच्छा। लेकिन जो आपका जो यूजर है, जो अगला जो बायर है, वो आपके साथ नेगोशिएट भी कर सकता है। अच्छा। ये ईबे का फीचर है कि आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर के परचेज कर रहा है और बाद में वो कस्टमर को भेज रहा है, तो पे किस लेवल पे कौन करेगा? लेट्स सपोज के ने रिसीव कर लिया और उसके बाद डिनाई कर दिया फॉर सम रीजन, वो प्रोडक्ट आगे पीछे हो गया, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? के परचेज नहीं कर रहा उससे, परचेज बायर ने किया उससे, लेकिन बायर जो बायर है उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी प्रोडक्ट सिक्योरिटी के लिए के उसको अपने पास पहले मंगवाता है। ये सिर्फ C2C में है और किसी सेगमेंट में नहीं है हमारे, क्योंकि यूज्ड है और डायरेक्ट। बड़ी है, बड़ा अच्छा सेगमेंट। यस, ये इसका बहुत पोटेंशियल है पाकिस्तान में। तो शादी के सारे कपड़े बिक जाएंगे। सर हमारे पास लोग बेच रहे हैं, लोग अपने वलीमे के सूट दे के गए ये बेचे। अदरवाइज भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी वर्किंग लेडीज या वर्किंग मेल्स भी इवन, या यूं कह रहे हैं सलमा, खवातीन एक सूट दूसरा पहनती तो वैसे भी नहीं है। एग्जैक्टली, या चलो 3 दफा पहन लेंगी, बहुत भी होगा तो इवेंचुअली वो बहुत ज्यादा नहीं पहना जाता। तो ये होता है कि वो बेहतर है कि आपको पैसे भी आ जाते हैं कुछ ना कुछ, और वो किसी के इस्तेमाल में भी आ जाता है और अगले बंदे का भी फायदा हो जाता है। औरतों में भी, और मैं लड़कों में कहूँगा आजकल स्नीकर्स का बड़ा फैशन है, वो चलती प्री लव्ड है, तो ये वो मार्केट है उस चीज़ की भी। यस, बहुत बड़ी मार्केट है। जी। और एक हमारा इसके बाद एक सेगमेंट है होलसेल का, कि जहाँ पे बिजनेसेस भी होंगे। अच्छा। ये यूजर का भी होगा, एक होलसेल का सेगमेंट है कि जो होलसेल मार्केट है, क्योंकि जो बिजनेसेस ऊपर है वो प्रोक्योर भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो हम उस होलसेल मार्केट को भी इस पे लेके आ रहे हैं। हमारे पास लाहौर से सेलर्स हैं, आजम ग्लास मार्केट से, अगर आप जानते हैं लाहौर, जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ से हम सेलर्स भी लेके आ रहे हैं, वो होलसेल मॉडल पे टोटल। अब वहाँ से बिजनेस होलसेल पे खरीदेगा, मिल्स हैं जिनके जो लेफ्ट ओवर बच जाता है, जो कट पीस बच जाते हैं, वो वहाँ से लोग खरीदते हैं। तो इस तरह हमारे पास पूरा इन्वायरमेंट है कि आप फैशन से रिलेटेड और एक पूरे एक सोशल मीडिया फील्ड के साथ आप सब कुछ कर सकते हैं। और लेफ्ट ओवर की बड़ी मार्केट है जी, उसको भी आप इसमें आराम से टैप कर सकते हैं। फैसलाबाद से बहुत से, क्योंकि कपड़ा बहुत मशहूर है, तो वहाँ पे भी अगर आपने होलसेल का जिक्र किया, तो वहाँ से जी लोग अगर कांटेक्ट कर लें और इस पर आ जाएं कि ये एक फैब्रिक है हमारे पास, और जो भी खवातीन घर बैठी काम कर रही हैं वो आराम से वहीं बैठे बैठे वो कपड़ा सिलेक्ट करके फिर प्रोडक्ट्स बना के दोबारा से जाएंगी के पर और बेचेंगी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नथिंग, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट पाकिस्तान टू गिव अ चांस टू के। ये बहुत एक नहीं, ये कंपनी नहीं है, एक विजन है ये जो हम पाकिस्तान में लेके आए हैं। जबरदस्त। आई हैव रिस्क्ड माय होल करियर फॉर दिस, सो थैंक यू। ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट के द इजी वे। बहुत अच्छा लगा आपसे मुतालिक जानकर, आपके इस काम से मुतालिक बात करके। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़े नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे एक और मौजू के साथ, रहिए PTV के साथ। It's gone high from the
तवानाई की बचत का अहद करें, दहशत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। बुरे तबसरे और बुरी बातें और जो माशरे में बदअबनी बद अखलाक जो मुल्क के लिए और इंटरनेशनल सतह पे माशरे को ख़राब करने में जो चीज़ें किरदार अदा करती हैं उन पे उससे बचना चाहिए। वेलकम बैक जी। शुएब को हमने ब्रेक में चार्जिंग पे लगाया था, अभी हम शुएब से बैटरी ऑन करेंगे। शुएब स्टार्ट प्लीज। और फिर मैं कह सकता हूँ कि शुएब बहुत काम किया। ये देखिए जनाब, ये है, अब क्या है बाद बताऊंगा, लेकिन मैंने जब पकड़ा इसको तो ये छोटी सी बत्ती आपको जलती हुई नजर आ रही होगी। ये शुएब को हमने पहले चार्ज किया है, अभी शुएब से हम टॉर्च जला रहे हैं छोटी सी। लेकिन मैं टॉर्च ऑन कर सकता हूँ। हाँ, तो ये कैसे हुआ, ये एक हमने एक्सपेरिमेंट आपके सामने किया है। ये बहुत बड़ा एक मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा काम है। एक छोटे से गांव में बैठ के एक मतलब आप कह लें कि एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जो कि पहले मौजूद नहीं है। ये बैटरी इंसानी हरारत से चलती है, आपके जिस्म से ये करंट लेती है और इसमें बल्ब रोशन हो जाता है। ये देखने में तो छोटा सा बल्ब लगता है, लेकिन आपकी बॉडी हीट के साथ ये अटैच्ड होता है और आप जैसे ही इसको टच करते हैं, अपनी हथेली पे रखते हैं, तो ये बैटरी जलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वही बैटरी है जो अभी शुएब ने आपको ऑन करके दिखाई थी, इसकी लाइट। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, और हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा वसाइल चाहिए होते हैं किसी भी साइंसी इजाद के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा वसाइल का भी कमाल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी दरकार नहीं है। बड़ी आसानी से लोधरा में बैठे एक होनहार स्टूडेंट मैं कहूँगी जिन्होंने ये कारनामा किया है बहुत स्मार्टनेस के साथ। बिल्कुल जनाब, मोहम्मद वसीम है इनका नाम, लोधरा से इनका ताल्लुक है और थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का असूल है सीबैक इफेक्ट, जिस पर इन्होंने ये बना लिया। एक ये है और एक ये वाले भाईजान भी है, इसको भी कैसे पकड़ेंगे तो ये देखिए लाइट ऑन, लाइट बिल्कुल नजर आ रही है। तो मामू शेफ बड़े कामदा है जी, बड़े कामदा। को पहले हमने चार्ज किया और फिर हमने उसे बैटरी चलाई है। आई वाज जस्ट किडिंग। ऑन लाइटर नोट, ये जो था ये बिल्कुल मोहम्मद वसीम का कारनामा है जो हम दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से बैटरी को टच करते हुए चलना शुरू हो जाती है। पहले हम ये देखते थे कि सेल से या फिर वो चार्जिंग केबल के थ्रू बैटरीज या लाइट्स चलती है, लेकिन आप बड़े काम किया जी, आप अपनी हीट से टॉर्च ऑन कर सकते हैं। कैसे काम हुआ, ये कितना वक्त लगा, 2 अमेरिकी अवार्ड्स माशाल्लाह उन्होंने हासिल किया ऑन दिस थिंग। उनको वेलकम करते हैं। मोहम्मद वसीम साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। सबसे पहले तमाम पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मेरी तरफ से सलाम हो। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है, जबरदस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी बताएं ना, ये क्या बनाया आपने, कैसे बनाया, कितनी मेहनत, कितना वक्त, कितनी लागत, कैसे ख्याल आया? ये ख्याल तो क्योंकि पाकिस्तान के जिस तरह के मसाइल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, कभी लाइट होती है कभी नहीं होती, तो इसकी ज़रूरत तो पहले से ही थी। और वैसे आजकल तो और ज़्यादा मसाइल शुरू हो गए हैं, तो इसलिए सोचा कि अब इसी को लोगों को बताया जाए भी, ये चीज़ भी है और इसकी पॉसिबिलिटी भी है, इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो इसी तरीके से ख्याल है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं फिर सोलर भी नहीं होता, बैटरी भी नहीं होती, फिर चार्जिंग का भी इस तरह का इशू होता है, बस बंदा ही होता है। हाँ जी, तो फिर बंदा होता है, तो बंदे के लिए फिर ये टार्च है, तो फिर ये क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे और बहुत बड़ी साइंस लैब चाहिए? नहीं, इस तरह का तो कोई चीज़ नहीं है। अगर सिर्फ अकल की बस हल्की सी रिसर्च चाहिए। बाकी चीज़ ये कि चीज़ बनाना कोई मुश्किल नहीं होता। बड़ी चीज़ ये है कि हम सुनते आते हैं कि भाई फ़लाँ चीज़ बन गई, फ़लाँ चीज़ बन गई। मेन चीज़ जो है ना वो है उसका मार्केट करना है। ठीक है, मार्केट पर आएंगे, लेकिन पहले आइडिया पे आते हैं। हाँ जी, आइडिया क्या है, ये चीजें क्या क्या इस्तेमाल की और बिल्कुल, कैसे? बिल्कुल इसमें सिंपल 3 चीज़ें लगी हैं, आपने पकड़ा हुआ है। वैसे इस तरह पकड़ते नहीं है चलाने के लिए, ठीक इस तरह भी नहीं पकड़ते, गलत है। अच्छा मैं छोड़ दे, मैं बता देता हूँ। ये चल गया। इसका पता क्या होता है, चल पड़ी होगी, लेकिन क्या असूल एक और। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें लगी हुई हैं, आप पकड़ लें, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जिसको हाथ में आपने पकड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं पेल्टियर मॉड्यूल है नीचे, ठीक है, जिसको हाँ ये वाला ठीक हो गया।
उसके साथ ऊपर जो लगा हुआ है ये इसका सर्किट है, इसे बोलते हैं वोल्ट बूस्टिंग सर्किट है, ठीक है, और ऊपर एक LED लगे, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। कोई इसमें मतलब है कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है, कोई इतनी होगी। जिसको आपने पकड़ा हुआ है ये परसों वाले दिन मैंने इस्लामाबाद इसी को मैंने परचेज़ किया है, ठीक है। कहते क्या इसको? पेल्टियर मॉड्यूल होता है, 350 रुपीज़, इससे कम का भी मिल जाता है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है। ये तो मैंने अभी ये एक ही साइज और कैपेसिटी में होता है? ये डिफरेंट में छोटा बड़ा हर तरह के मिल जाते हैं। और ये इस साइज में अगर ये काइंड ऑफ बैटरी जो आपने चीज़ बताई मॉड्यूल, ये इतनी ही लाइट जला सकता है LED, या LED इससे बड़ी भी हो सकती है? सब बड़ा हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये इनको ठीक तरीके से नहीं पकड़ रहे, ठीक है। वो असल में नीचे रखेंगे, एक साइड पे पकड़ना पड़ता है। टार्च को आप जला ले, जल जाएगा, ठीक है। ऑन कैसे? अब ऑन हो रहे? नहीं, इस तरह नहीं पकड़ देना, टार्च को वो जला लेंगे, वो चल पड़ेगा, क्योंकि असल में ना आपको पता नहीं है ना इसका ये काम किस तरह करता है। ये आपने गलत पकड़ा हुआ है, इस तरह नहीं, आप नीचे। ओहो, मुझे छोड़ दे भाई, वो उसको देखें, वो चला रही हैं, मेरे पीछे पड़ गए यार, आप मेरा गलत पकड़ा, मैंने गलत पकड़ा है। ओ भाई, उन वो ने पकड़ा, वो ऑन हो गई है, जल रही है, और वो तो चला रहे हैं ना, व्यूअर्स को नजर भी आ रही होगी। अच्छा चलें, ठीक हो गया। और ये कितनी देर तक जल सकती है? जितना मर्जी चलाएं, पकड़ के रखेंगे तो चलती रहेगी, ठीक। और मैक्सिमम कितनी ज्यादा रोशनी हम इससे हासिल कर सकते हैं? एक नॉर्मली अगर हम कमरे की बात करें ना, कि जिस तरह होता है कि 10 बाय 10 फुट, 12 बाय 12 फुट, उस तरह के कमरे के लिए काफ़ी है, ठीक है। बाकी आप इसको जितना अच्छा कर लेंगे, ये देखें जनाब, कैमरे पे हम दिखा रहे हैं, इसकी लाइट ऑन है और रोशनी नज़र आ रही है। पूरा माहौल बनाया है भाई हमने आपकी लाइट दिखाने के लिए, पता चलना चाहिए कि ये सही तरह जल रही है, अंधेरे में चिराग की तरह लग रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस पे खर्चा कितना आता है ये एक पूरी बैटरी तैयार होने में? अच्छा, इसके ऊपर 3 चीज़ें मैंने एक की बता दी है, ठीक है। एक इसका सर्किट है, तो सर्किट और कुल मिला के तकरीबन समझ लें, अभी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है तो फर्स्ट टाइम तकरीबन कोई 2500 की रेंज पे इसका खर्चा हो गया है, ठीक है। ओके, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी बाद में आएगी, बस थ्रू आउट चलेगा फिर? नहीं, अगर इसको एज ए बिजनेस आप तैयार करते हैं फिर तो बहुत ज़्यादा कम कीमत नहीं, अगर एक बार बना लिया है, अब इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ इसकी तो कोई मतलब ये देख लेना कि अगर उस टार्च की बात करूं, ये 2014 का इसमें सामान लगा, अब आप खुद सोच लें कि कितनी लाइफ होगी ना, तो इसमें तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं, या बैटरी होगी ख़त्म हो जाएगी, वो वाला सीन तो है नहीं इसके अंदर। ये लाइट खराब, LED खराब हो सकती है? नहीं, LED भी नहीं होती ख़राब, क्योंकि वो उस वक्त होती है जब आपके वोल्टेज हाई होते हैं ना, तो उस वक्त जाकर ये ख़राब होती है, तो इस तरह तो कोई सीन नहीं। आपने ये कैसे एक्सप्लोर किया कि हमारी बॉडी की हीट इसको ऑन कर सकती है और उसमें लाइट ऑन हो सकती है? असल में होता यह है कि जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ है ना, पेल्टियर मॉड्यूल, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब रोशन नहीं हो सकता, वो उस वक्त होता है जब तक ये सर्किट नहीं लगाएंगे। तो ये सर्किट फिर उसी की रिसर्च करते करते जब तक ये सर्किट नहीं आएगा उस वक्त तक नहीं जलेगी। तो ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन होगा, पेल्टियर मॉड्यूल होगा, साथ में सर्किट होगा, फिर LED होगी, तो फिर ये रोशन होगा। ये 3 चीज़ें हैं। ओके जी। और ये बनाने के बाद आपने कहाँ कहाँ इसको प्रेजेंट किया? 2 अमेरिकी अवार्ड्स भी आपको मिलने, कहाँ कहाँ पर आप ये प्रेजेंट कर चुके हैं अब तक? जी, सबसे पहले मैंने इसका जो इंडीगोगो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इसको किया। अच्छा। बहुत वेल नोन प्लेटफॉर्म है, किक स्टार्टर, इंडीगोगो, बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर किया। तो वहाँ पर फिर मैंने एक और इसे बोलते हैं एरो इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट USA से, ठीक है, तो उसके लिए अप्लाई किया, फिर वो वाला सर्टिफिकेट हासिल किया। तो उस वक्त भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि जिसको ये सर्टिफिकेट मिलता है तो उसको तकरीबन आज के तकरीबन मैं भी बताऊँ ना, तकरीबन 1 करोड़ इनाम मिलता है, ठीक है। तो उसी के साथ एक और कंपनी थी, उसको भी अवार्ड मिला है। अच्छा, ठीक है। और मुझे एक और वजह से नहीं मिला था, क्योंकि यूरोपियन को और अमेरिकन को अवार्ड दिया जाता है, तो सर्टिफिकेट मिल गया था। अच्छा। फिर मैंने दिल नहीं हारा, फिर एक और साइंस कंपटीशन था, वहाँ पर जाकर दिया। तो वहाँ पर जाते ही मुझे इसका $1000 इनाम मिल गए थे। हाँ, उसका नाम था हैक अ डे, जहाँ पर अभी ये प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी है, और ओपन सोर्स है। ये नहीं है कि मतलब ये एक होता है कि भाई नहीं बताते, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी अवेलेबल है और कोई भी चाहे देख के बना भी सकता है, उस तरह का कोई। अच्छा, आपने वैसे सोचा है कि अब इस टेक्नोलॉजी को आम करेंगे ताकि दूसरे लोग भी बना सकें, एज बिजनेस भी यूज कर सकें? बिल्कुल, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि भाई जो भी देखे बनाना चाहे इससे फ़ायदा लें। ये पानी शानी में गिर जाए तो चलती रहेगी? देखें, अगर सर्किट की बात करें ना, फिर सर्किट का इशू हो सकता है और कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर कवर्ड होगा प्रॉपर्ली तो फिर वो मसला भी नहीं होगा। फिर कोई बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हाथ ही की हीट
कैच करता है या जिस्म के किसी और हिस्से पे अगर आपने अटैच किया तो वहाँ की हीट भी कैच बच्चे को करेगा? बुखार है, माथे पे लगा दें। हाँ, नहीं मैं बताता हूँ, अगर आप अभी चेक कर लेंगे ना आपको आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ फुटेज अवेलेबल है तो वो भी आप देख लीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा हीट का एरिया है ना वो बंदे के माथे का है। अभी आप हाथ लगे आपको माथा गर्म महसूस होगा, ठीक है? वो तो बुखार की वजह से हो रहा है। नहीं अच्छा। आपको नहीं है, सबको तो नहीं होगा ना बुखार। आप भी चेक करेंगे तो आपको भी इस तरह का है, ठीक है? तो वो इसलिए है कि मैंने एक और टार्च भी बनाया है, शायद यहाँ फुटेज में हो, तो वहाँ क्या होता है कि आपके माथे पर बंधा होगा, जहाँ पर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पर आपकी रोशनी जा रही होगी टार्च की। सही। तो वो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए होता है, वो हैंड फ्री हो जाता है। कोई ये ना कहें कि यार हाथ में पकड़ के रखेंगे तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, तो ये वाला कोई इशू नहीं है, ठीक है? वेरी नाइस। तो बेसिकली आपने रोशनी को एक्सप्लोर किया कि किस किस तरीके से हम रोशनी को यूटिलाइज कर सकते हैं और बगैर पैसों के बगैर पैसों, क्योंकि आपने एक दफ़ा प्रोडक्ट परचेज कर लिया उसके बाद तो आपके एक्सपेंस नहीं है। हाँ जी, और आप बिल्कुल रोशनी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, कितना अरसा लगा आपको ये बनाने में? लाइक सोचना, बनाना, जी तकरीबन कोई 2 साल लग गए होंगे। ओके, 2 साल जी। और अभी जो एक टॉर्च क्या बड़े लेवल पर भी आप बना रहे हैं कि उसमें ज़्यादा एलईडीज लगी हों? जी, इस तरह की भी है। वो मैंने बताया ना कि जो टॉर्च है ना उसमें ज़्यादा एलईडीज हैं। ज़्यादा एलईडीज हैं, जी सही। ओके, अच्छा, लेकिन फिर वही बात कि यूटिलाइजेशन कहाँ इसकी हो सकती है, कहाँ इसका फ़ायदा हो सकता है? यूटिलाइजेशन देखें अभी सबके सामने है कि इलेक्ट्रिसिटी के जिस तरह के प्रॉब्लम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अब तो फिर हर जगह ही इस्तेमाल होता है। नहीं, मेरी बात सुने ना, अभी रोटी पकानी है हमने किचन में और नहीं है वहाँ पे लाइट, अब इससे पकड़ेंगे रोटी पकाएंगे या एक बंदा ये पकड़ेगा दूसरा रोटी पकाएगा? ये पकड़ेगा और अगर आप सो रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन मैंने आपको बताया था, आप भूल गए हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो माथे के ऊपर लगे हैं तो आप लगा लें यहाँ से, तो वो फ्री है। यानी अगर आप किसी पहाड़ पे जा रहे हैं और रास्ता तारीख है, चांदनी रात नहीं है, तो आपने माथे पे वाली जो टॉर्च है वो आपने अटैच करे तो लाइट ऑन होती है। आप इस तरह मिसाल ले लें, जो कानकुनी के लोग होते हैं उनके लिए बहुत अहम, उन्होंने हाथ में नहीं पकड़ा होता, उन्होंने माथे पे ही रखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उनके हाथ आजाद होते हैं, वो जहाँ भी देख रहे होते हैं वहाँ पर ही रोशनी चाहिए। ज्यादा हीट हो तो ज्यादा रोशन होती है? जी। अच्छा जी, फट ना जाए मेरी ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई बंदा होता है ना कि बहुत बुखार हो। अच्छा, वैसे ये होता है कि बॉडी टेम्परेचर भी एक कुछ देर तक मेंटेन रहता है ना, उसके बाद आपकी बॉडी की हीट खत्म होना भी शुरू हो जाती है, तो क्या इसकी लाइट भी कम पड़ जाती है? नहीं, बॉडी की हीट एक ही रहती है, हमें इस तरह का महसूस होता है। मसलन आप सर्दियों में आप कहेंगे जी हमारा जिस्म गर्म हो गया है, और जब गर्मी आएंगी आप कहेंगे हमारा जिस्म ठंडा हो गया। हालांकि टेम्परेचर वही 33 सेंटीग्रेड जो होता है वो एक ही रहता है, हमें फील ऐसा होता है क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट की वजह से वो सेम ही रहता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, मोहम्मद वसीम बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाजरीन, और यूँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। हमारे बहुत से प्यारे मेहमान जो आज भी हमारा हिस्सा बने, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और इसी तरह सैकड़ों प्रोग्राम्स जो हमने किए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से, उसमें जितने मेहमान हमारे साथ आए आज हम फिर से उनका शुक्रिया अदा करें, बिकॉज हम क्लोज़ कर रहे हैं शो। और जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया था मैंने आपसे कि ये आज मेरा आखिरी शो है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ। ये सफ़र यहाँ पर हो रहा है ख़त्म। आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, उसका शुक्रिया। और जो कोशिश मेरी रही और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी जहाँ पर भी मैं हुआ, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आवाम ही की बात कर सकूँ। ये कोशिश रही रहेगी कि जिस तरह मुख्तलिफ एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स की हम बात करते हैं, एक्सचेंज की हम बात करते हैं और नौजवानों की बात करते हैं, वही हम जारी रखें। एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा MDPTV का, हमारी मैनेजमेंट का, ऑनसाही साहब का, अब्दुल्ला बलोच साहब का, HCA साहब का, आप सबका बहुत शुक्रिया, जिनकी वजह से मैं कहता हूँ कि बहुत से मौके मिलते रहे, बहुत से सेगमेंट्स करने का मौका मिलता रहा। और थैंक यू अगेन फॉर ट्रस्टिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म के पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिससे मुतालिक हम ये सब जानते हैं कि हम सबकी ख्वाहिश होती है कि इसका हिस्सा बने, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं इसका हिस्सा बना। एंड वंस अगेन माई ब्यूटिफुल लवली एनर्जेटिक टीम, जिनकी वजह से हमारे चैनल पर मुस्कुराहट रहती है, जिनकी वजह से हम ये सब कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल शुएब, लेकिन मैं एक बार फिर, जैसे आपने सबको सबकी मोहब्बतों को सराहा, तो मैं चाहती हूँ मेरी तरफ से, इदारे की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सबकी तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार ऑन एयर किया जाए। आपका जो आने वाला अगला प्रोग्राम है, अगला प्लेटफॉर्म है, अगली आपकी जो भी जर्नी है वो बहुत फ्रूटफुल रहे। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, आपका आने वाला सफ़र बहुत मुबारक साबित हो आपके लिए, क्योंकि आप PTV के प्रोग्राम से आखिरी प्रोग्राम कर रहे हैं आज विद अ हैवी हार्ट। वी हैव टू से विद अ हैवी हार्ट, ऑफ कोर्स विद अ हैवी हार्ट जी।
बिकॉज जितनी मोहब्बत, इज़्ज़त, प्यार यहाँ मिला है, इस इदारे ने मुझे दिया है, वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें नाज़रीन, दुआओं में याद रखिए, बस बढ़ना है आगे, क्योंकि हम सब की आगे की सोच बहुत अहम होती है। आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा हिला जुला जाए, उस कंफर्ट जोन से निकला जाए। You are very clever. शेब ने एक हिंट दे दिया, नहीं शेब ऐसे नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, आपने हंसते मुस्कुराते जाना है, बहुत खुशी खुशी जाना है। और व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो भी ऐसे स्विच नहीं करेंगे, वो डेली स्क्रॉल करते जाएंगे, स्विच करते जाएंगे, किसी ना किसी चैनल पे शेब को 8-10 दिन के बाद पाएंगे जरूर, क्योंकि अगला शो अगले चैनल पे तकरीबन इसी स्लॉट में कुछ घंटा आगे पीछे आपको नजर आएगा। मैंने आपको थोड़े थोड़े से क्लूज दे दिए और थोड़ा सा क्लू आपको शेब ने भी दे दिया, तो अब कहते हैं कि अकल वालों के लिए निशानियां है इसमें, क्योंकि मेरा ये ताल्लुक स्क्रीन के साथ ना बड़ा प्यारा है, वो इंशाल्लाह जुड़ा रहेगा। फिर कहूँगा दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान, PTV जिंदाबाद।